ये तो चलिए, इसी चीज़ को फिर आगे बढ़ाते हुए हम लोग करेंगे। ये सबसे करेंट एडिटोरियल है, ठीक है। 26 जून को प्रोड्यूस हुआ था जी, आज 28 है, यानी कि परसों का है आपका कंपाइलेशन, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे इंडिया और चाइना, कैसे दोनों का रास्ता डाइवर्जेंट है। चाइना क्या सोचता है, इंडिया क्या सोचता है, इसका अलग मतभेद है, जो डिस्प्यूट है, ठीक है। ये सब के बारे में जानेंगे। हालांकि इससे पहले भी हम लोग दो एडिटोरियल इंडिया और चाइना के टर्म्स में कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग आगाज ही शुरू किए थे, हम लोग का एडिटोरियल डिस्कशन ही इंडिया और चाइना से हुआ था, यदि याद है तो, है ना। दूसरा क्या है, नेशनल कॉन्सेंसस एंड यूनिटरी वॉइस। बोला कि इतना कुछ मतभेद हो रहा है, इसमें ज़रूरी है कि सब एक सुर में बात करें। हमारे कंट्री में कितना डाइवर्जेंट है, कोई अपना पार्टी पॉलिटिक्स के लिए कुछ से कुछ बयान देता है, आए दिन देखे जा रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे स्पेशली, है ना। बिना सोचे समझे यदि आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो इंडिया के अखंडता, ठीक है, सिक्योरिटी पे, यूनिटी पे, इंटीग्रिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठता है, सोवरेनिटी पे, ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। कैसे उठता है, तो यही चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। पेटेंट पूल आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कुमाल आ गया। बोलते थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो यहाँ पे तुम लोग को जानने को मिलेगा कि क्या होता है पेटेंट पूल, क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। बहुत बड़ा मुद्दा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कई दशकों से इसका रेलेवेंस है, ठीक है। देखिए इतना ही नहीं, आपको जो पहला आर्टिकल पढ़ाया जाएगा उसमें आपको दो एडिटोरियल को क्लब किया जाएगा। एक 21 जून का एडिटोरियल है, एक आपको 18 जून का एडिटोरियल है। दोनों एडिटोरियल को, एक हिंदू का है, एक आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ठीक है रामानंद जी। तो दोनों एडिटोरियल को कंपाइल करके आपको बताने का प्रयास किया जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसमें देखने वाली बात क्या है कि जीएस पेपर 2 तुरंत खोल देना है। सिलेबस कहाँ है, सिलेबस अपना अपना सिलेबस निकालो, बाय डिफॉल्ट सिलेबस हाथ में होना चाहिए, फिर भूल गए। तो जीएस पेपर 2 देखो, इंटरनेशनल रिलेशन सबसे लास्ट में होगा जी, या फिर सेकंड लास्ट में होगा, देखो है ना। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, बायलैटरल इशू के अंदर आ जाता है जी। दो कंट्री का इशू क्या है, बायलैटरल है। तो ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन बायलैटरल रिलेशन में आपका आ जाएगा, जो पेपर 2 का 17th पार्ट में। देख लीजिए एक बार, विजिट करिए वहाँ पे जाके, बार बार होना चाहिए। अब विजिट करना मतलब होता है ऊपर नीचे भी देख लेना एक बार, हाँ ठीक है। रोबोट नहीं बनना है, रोबोट नहीं बनना मतलब जो बोलेंगे वही नहीं, ठीक है। इसलिए बोलते ही होना जरूरी है हाथ में, ठीक है। 6 महीना के बाद आपके हाथ में होगा सिलेबस सभी, बिना याद किए हुए। ओके फाइन, चलो चीज़ों को देखते हैं। देखो एक बार और दृष्टिकोण से देखते हैं रामानंद जी। ये दृष्टिकोण से हम देखना चाहेंगे कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है किस तरह है। इंडिया ने कभी, चाइना ने कभी भी इंडिया को इक्वल पार्टनर की तरह नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, विसी और एक्सपोर्ट देख ही रहे थे। एक बार फिर से डेटा आपके आँख के सामने है कि 2014 और 15 में हम लोग केवल इंपोर्ट करते हैं $12 बिलियन का, और हम लोग एक्सपोर्ट कितना करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं 12 बिलियन का, और इंपोर्ट कितना कर रहे हैं $60 बिलियन का। वही चीज़ आगे बढ़ते हुए कितना आ गया, थोड़ा सा हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए 16.6 बिलियन का, मगर इंपोर्ट भी तो बहुत ज़्यादा हो गया है। और इस यही डेटा था कि याद करो 45 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है। समझ रहे हो, ट्रेड डिफिसिट मतलब क्या है, एक्सपोर्ट प्लस माइनस इंपोर्ट, या फिर इंपोर्ट ज़्यादा है तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो आपका जो नेट डिफिसिट जो है, ट्रेड डिफिसिट है, वो कितने का है, 45 बिलियन का है। मैसिव पैसा है ये, समझे। और इंडिया का सबसे ज़्यादा डिफिसिट क्या है, चाइना का साथ ही होता है। दूसरा देखिए इंपोर्ट डिपेंडेंस, कितना डिपेंड कर रहे हैं हम चाइना पे। देखो बल्क ड्रग्स बताए थे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो बताए थे इंग्रेडिएंट्स, रामानंद जी याद है आपको, ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए एपीआई मंगवाते हैं, ये एक्टिव क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। बल्क ड्रग्स प्रोड्यूस करने के लिए हम लाते हैं ना शुरू का। देखिए उसी में बोला कि इंडिया बल्क ड्रग्स में कितना परसेंटेज डिपेंड है चाइना पे, 68, इलेक्ट्रॉनिक्स में 43%। इसका मतलब क्या, मैसिवली डिपेंडेंट है ये कंट्री पे, है ना। साउथ कोरिया से भी हम है, जापान से भी हम है, मगर एज अ वन कंट्री देखेंगे तो चाइना से बहुत ज़्यादा ही हम लोग डिपेंडेंट है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है क्या
ये जो ट्रेड दोनों का रिलेशन है, ट्रेड का रिलेशन है, क्या इसको एक बार में ख़त्म किया जा सकता है? तो आंसर क्या है? नो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखो, इंडिया देखो, इसी को बोलते हैं मिलिट्री असिमेट्री। मिलिट्री असिमेट्री मतलब क्या है कि हम लोग जितना मिलिट्री वेपन्स पे जितना खर्च करते हैं अलग अलग टूल्स में, और चाइना जो कर रहा है, ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो, आर्म फोर्स में हमारा आर्म फोर्स कितना है? हमारा 1.5 मिलियन ट्रूप्स है, और उसका कितना है? 2.2 मिलियन, यानी कि आर्म फोर्स में भी हमसे आगे है वो। ठीक है, दूसरा देखो, बहुत सारा चीज़ है, मिसाइल्स वगैरह का भी दिया अलग अलग रेंज का। एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, हम लोग के पास अग्नि 3 है, अग्नि 5 है, ये इंडक्ट किए हैं, अभी डाले हैं। उसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल देखो अलग अलग नाम से है, उसका हमसे ज़्यादा रेंज है कि नहीं है? रेंज देखो, हमारा अग्नि 5 क्या है? 5000 का रेंज है किलोमीटर का, उसका देखो कितना रेंज है? 11200 किलोमीटर का रेंज है। देख रहे हो, इसमें भी हम पीछे हो जाते हैं। न्यूक्लियर वारफेयर, यानी कि न्यूक्लियर से जो अटैक करेंगे उसके कितना वेपन्स है हम लोग के पास? 150 है, तो इससे डबल है उसके पास, 320 है। बात समझ रहे? डिफरेंस कहाँ कहाँ हो रहा है? फाइटर बॉम्बर्स हमारे पास 500 है, तो उसके पास 2000 से प्लस है। टैंक्स हमारे पास 3300 है, तो उसके पास 7000 है। ठीक है, अब आप लोग का आकलन हो जाना चाहिए। बिग वारशिप यानी कि बड़ा बड़ा वारशिप लड़ने के लिए हमारे पास 37 है, तो उसके पास 110 है। ठीक, सबमरीन क्या होता है? नीचे वाला काम करने वाला, पानी में, हमारे पास 17 है, तो उसके पास 60 है। समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को कितना डिफरेंस है। और युद्ध करने जाओगे तुम चाइना से, क्या होगा? हसरत। तो करना जरूरी है, युद्ध करना जरूरी है कोमल? नो। क्यों? क्योंकि डेटा देख रहे हो। पहले तो बोल देते कि हाँ चाइना को पानी पिला दिया जाए, है ना? अभी घर में बैठोगे, बूढ़े बाबा लोग से सुनोगे बात, क्या बोलेंगे बूढ़े बाबा लोग? चाइना से एक बार युद्ध हो जाना चाहिए। पाकिस्तान को जब पानी पिलाइए दिया तो चाइना को पिला देगा। तो काहे नहीं पिलाएगा भाई? चाइना उल्टा इंडिया को पिला देगा। जिस हिसाब से उसका ट्रेड बैरियर, ट्रेड आपका डिफिसिट है इंडिया का, जिस हिसाब से उसका मिलिट्री असिमेट्री है। मिलिट्री असिमेट्री में तो क्या है कि दोनों में डिफरेंस। हाँ, सिमेट्री मतलब सेम होता है, असिमेट्री मतलब डिफरेंस। हाँ, प्रोफाइल में क्या डिफरेंसेस है, समझ गए बात को? एकदम एग्जैक्टली कोट नहीं करना है आपको। क्या कोट करना है? मिलिट्री असिमेट्री, बस बात खत्म। देखिए इन्फ्रेंस क्या है? इंपोर्ट डिपेंडेंस का देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डिफिसिट का देख लीजिए। मिलिट्री असिमेट्री में ये नहीं कि आप हर एक वारफेयर का बताना शुरू कर दीजिए, वो बचपना वाला आंसर हो जाएगा फिर। चलिए दूसरा देखते हैं। प्यांगयोंग जो कि जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, अक्साई चीन देखिए उस तरफ। बताए थे F6 वाला, बताए थे F1 से लेके F12 तक बात किए थे हम लोग, याद है? बोले थे कि F6 तुम्हारा क्या है? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया का उसमें आ जाएगा। बताए थे ये चीज़। मैं चाइना बार बार वहाँ पे जा रहा है, ये भी बताए थे। और तुम्हारा बीच का जो एरिया होगा वो बफर जोन होगा, जहाँ इंडिया का भी नहीं होगा वहाँ का भी नहीं होगा, ये बफर जोन की तरह यूज़ करेंगे। ये सभी बता चुके हैं पहला एडिटोरियल में, तुम लोग को याद है तो। ठीक है, उसके बाद डिस्प्यूट, गैल्वन वैली में डिस्प्यूट है, तभी तो इतना बड़ा हो गया वहाँ पे अटैक, जिसमें हम लोग का कितना लोग मरे हैं? 20 लोग। तो देखो यहाँ पे तुम लोग को समझना होगा कि 1962 के बाद पहली बार डिस्प्यूट क्लियर रूप से गैल्वन वैली में देखने को मिला है। 1962 क्यों? याद करिए, इंडो चाइना वार। इंडो चाइना वार में ही जब अक्साई चीन लिया गया, वो तो भारत का पार्ट था, ये लोग ले गए, हमसे छीन के ले गए, है ना? इसमें जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत तुतु हुआ था पार्लियामेंट में। इनफैक्ट कांग्रेस वाला ही उनको, कांग्रेस वाला होने के बाद भी देखिए कितना एथिक्स था उस समय पार्टी में, कि उसका उनके पार्टी का ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही उठ के बोलता है कि गलत हुआ है। ठीक है, दलील दिया गया। अब जब आपका इतना बड़ा लैंड चला जाता है तो बहुत बड़ा भूचाल मच जाएगा, है ना? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इमोशनल इम्पैक्ट है देश से यार, वही सब देश बनाया है जो पार्लियामेंट्रियन सब है। आज़ाद हुआ था 1947 में, सब लोग मिल के आज़ाद करवाया है और पार्लियामेंट में गया है। तो उस समय क्या बोले? नेहरू जी का दलील था, नेहरू जी का स्पीच था, उसमें बोले हैं कि वो पहाड़ी इलाका था और इतना प्रोडक्टिव नहीं था, चले गया था। तो क्या बोले पता है? नेशनल कांग्रेस वाला लोग उठ के बोला कि मान लीजिए एक मेरा हाथ पैरालिसिस हो गया, ये काट कर फेंक दे, उसको जरूरत नहीं है। इस पर नेहरू जी भी हंसने लगे, नेहरू जी को गलती का एहसास हो गया। ये एथिक्स था पार्लियामेंट्रियन का पहले, कि अपने पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते थे, नहीं देखते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हम विरोध कर देंगे। हाँ, 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 हाँ,
कितना सही दलील है, बताओ कितना एथिक्स। यहाँ पे तुम लोग को सीखने वाली बात है एथिक्स। मतलब अभी देखो, यदि कोई गलत चीज़ भी है और आप उसी पार्टी में है तो आप वो नहीं बोल सकते हैं, है ना। मगर इसके बाद भी आर्टिकल 370 पे जब बात उठा था तो कांग्रेस के बहुत सारे लोग सपोर्ट किए थे कि आर्टिकल 370 को हटाना। उस समय पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हुआ था, ये मानना पड़ेगा ना आपको। ज्योतिराव सिंधिया जो अभी ना बीजेपी का बना है, उस समय क्या है, वो भी बीजेपी को सपोर्ट किया था। यानी कि कांग्रेस के अंदर ही फूट हो गया था उस समय आर्टिकल 370 को लेके, हटाने के लेके समर्थन मिल गया बीजेपी को। क्यों? राज्यसभा में दिक्कत था, लोकसभा में दिक्कत नहीं था बीजेपी को। क्यों? लोकसभा में जान रहे हो, बता रहे थे लोकसभा में उस दिन भी, लोकसभा में तो प्रचंड बहुमत से है बीजेपी, एनडीए का सरकार है वहाँ पे। एनडीए क्या, बीजेपी अकेले मेजोरिटी में है ना। राज्यसभा में पारित होना बहुत जरूरी था। राज्यसभा में अलग अलग रीजनल पहुँचते हैं, बताए थे, अलग अलग स्टेट से असेंबली से पहुँचेंगे, तो वहाँ तो बीजेपी का है ही नहीं बहुमत। उसके बाद भी, बहुमत नहीं होने के बाद भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक दिन में हो जाता है। तो ये भी एक तरह से हम लोग का डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज़ है कि जब बात आता है राष्ट्र का तो आदमी लोग अपना पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के बात करते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल है और ऐसा ही होना चाहिए कंट्री में। और सेम तुम्हारा जो सेकेंड एडिटोरियल पढ़ाएंगे उसमें भी यही बताएंगे कि अब एक स्वर में बोलने की आवश्यकता है, अलग अलग स्वर में नहीं। तो बात समझे कि 1962 के बाद, यहीं से बात उठा था, 1962 के बाद अभी तक जो डिस्प्यूट देखा गया वो 2020 में देखा गया है गैल्वन वैली में। आगे देखते हैं चीज़ों को। देखिए, वही बोला जा रहा है कि चाइना क्लेम्स इंटायर गैल्वन वैली, चाइना क्लेम्स कर रहा था कि इंटायर गैल्वन वैली हमारा अक्साई चीन का पार्ट है, हमको दे दो, समझे ना, हमको दे दो, मेरा अक्साई चीन का पार्ट है। तो वही बोला जा रहा है कि ऑन जून 15 ये जो वर्स्ट वायलेंस हुआ था इंडिया और चाइना बॉर्डर में 1967 के बाद, इसमें हमारे 20 सोल्जर्स मारे गए, ठीक है। और ये क्लैश जो हुआ था, द क्लैश अकर्ड इन द गैल्वन वैली विच हैजंट बीन अ साइट ऑफ सिंस 1962 के बाद ऐसा कभी देखा ही नहीं गया था, ये 2020 में देखा गया। देखिए, जून 19 को, ठीक है, 4 दिन बाद चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री क्या बोलता है कि इंटायर गैल्वन वैली मेरा है। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल चाइनीज़ के साइड वाले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है। बात समझे ना, कि यानी कि मेरा इंटायर रीजन है। और उसके बाद जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना का, है ना, वहाँ का आर्मी है, वहाँ का आर्मी पीपल के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वहाँ का आर्मी केवल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बोल दे कि किसी को क्रश कर दो तो वो क्रश कर देगा, पीपल के लिए नहीं बना है। मैं बता दूं, पीपल लिबरेशन जो आर्मी बना है तुम्हारा जो चाइना का है, वो पूरी तरह से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्टेबल करने के लिए हो, ये अंतर है। हाँ, गवर्नमेंट की कोई विरोध नहीं लड़े, समझे ना। गवर्नमेंट जो चाहेगा वो फोर्सफुल करेगा वो, इसलिए इसका बहुत लंबा हिस्ट्री है, देख लीजिएगा यूट्यूब पे बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला कि पीपल लिबरेशन आर्मी जो है कहता है कि चाइना ने क्या किया है, चाइना का जो तरीका है वो गलत है, ठीक है। और इंडिया क्या कहता है कि एग्जीगरेटेड है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बोला गया चीज़ है और ये पैलेटेबल नहीं है, हम लोग के लिए गवारा नहीं है। क्यों? क्योंकि 1962 से तय हुआ था ये पार्ट मेरा है, आपका ये पार्ट है। और फिर 1993 में भी नरसिम्हा राव की सरकार में हम इस चीज़ का समझौता भी किए थे, उसमें हम आपको अक्साई चीन दे दिए थे। इतना लंबा डिस्प्यूट चला है और 1993 में तो हम आपको दे दिए थे। नरसिम्हा राव ने तो पूरी तरह से वो कर लिया था बात। 2015 में मोदी जी गए थे तो मोदी जी भी तो बोले ही थे, ये याद करो पहले वाला एडिटोरियल के बारे में, है ना। तो जो जिस तरह का चाइना का बिहेवियर है वो पैलेटेबल नहीं है इंडिया के लिए। वेयर इज गैल्वन वैली, क्योंकि करंट अफेयर्स में चल रहा है इसलिए रेलेवेंस बढ़ जाता है गैल्वन वैली का, ठीक है। यही इसलिए बोलते हैं। आज ज्योग्राफी के बारे में कुछ बताए थे तुम लोग को कि ज्योग्राफी में वही सवाल पूछा जाता है सिविल सर्विस में जो करंट अफेयर्स में बहुत चल रहा है ना। तो अब गैल्वन वैली के बारे में तुमको पूरा पता होना चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया इसका बता रहे थे। एग्जैक्टली यही है, यही करंट अफेयर्स में मिलता है। देखो ये क्या है, लैंड दैट सीट्स बिटवीन स्टीप माउंटेन्स दैट बफेट द गैल्वन रिवर। रिवर का नाम है गैल्वन रिवर, ठीक है। अब मैं पढ़ा देता हूँ, फिर ऊपर दिखाऊंगा इसका मैप। क्या है ये रिवर, गैल्वन रिवर जो है इसका कहाँ सोर्स है, अक्साई चीन से, अक्साई चीन से निकलता है, ठीक है। वन साइड ये चाइना वाला पार्ट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना वाला पार्ट है जहाँ से निकलता है, और इंडियन पार्ट में जुड़ जाता है। इंडियन पार्ट कौन सा, लद्दाख का ईस्ट में, लद्दाख के ईस्ट में जुड़ जाता है, ठीक है। और वहाँ पे एक रिवर है जो कि इंडियन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में, वो रिवर का नाम क्या है, सियोक रिवर है। और ऊपर देखो आप मैप देखो, फिर से जाके मैप देखो, अब तुमको डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो
गालवान वैली उधर से आ रहा है, अक्साई चीन से आ रहा है, आगे जाके DSDPO रोड में मिल गया, वहाँ से कौन सा रिवर आ रहा है, सियोक रिवर आ रहा है। और देखो इसी बीच में तुम्हारा झगड़ा हुआ है, साइट ऑफ क्लास लिखा गया वहाँ पे। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि गैल्वन रिवर जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, इससे स्टार्ट हो रहा है अक्साई चीन का, और वो जाके कौन से रिवर, इंडिया का जो रिवर है सियोक रिवर में मैच करता है। और वहीं पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा था, डेट इज़ DSDPO रोड का। ठीक है, समझ गए ना इसका जो मैप है। हाँ, इंडिया बनवा रहा है। उस दिन बोले थे ना आपको कि ये रीजन नहीं होना चाहिए क्लास का, क्योंकि बहुत दिन से बनवा रहा है, याद करिए, बोले थे हम ये चीज़। ठीक है, देखिए ऑन June 19 द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री क्लेम दैट द इंटायर गैल्वन वैली इज लोकेटेड ऑन द चाइनीज साइड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वही बोले कि क्या बोला है, फॉरेन मिनिस्ट्री बोला कि पूरा मेरा अंदर है, सॉरी ये हो चुका है, आई एम सॉरी। ठीक है, थर्ड नंबर देखो, इट इज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन लद्दाख इन द वेस्ट एंड अक्साई चीन इन द ईस्ट। समझ गए बात को, क्या है, लद्दाख के उधर वेस्ट में है और आपका इधर है, गैल्वन वैली की बात किया जा रहा है। ठीक है, अक्साई चीन इज करेंटली कंट्रोल बाय चाइना, ये तो बात मानते हैं ना, चाइना के अंदर है। क्यों, 1962 में ले लिया था ये लैंड। ठीक है, अब ये किसके पार्ट हो गया, ये जिंगजियांग प्रोविंस के पार्ट हो गया। जिंगजियांग का बात आएगा तो तुम्हारे दिमाग में उइगर मुस्लिम के बारे में याद आना चाहिए, जहाँ पे दबा के रखा गया है चाइना में। ठीक है, चाइना में एक मुस्लिम कम्युनिटी है जिसका नाम है उइगर मुस्लिम, कभी भी बहुत ज़्यादा दबा के रखा गया। देखो यहाँ पे है, देखो ये देख लो, ये जो प्रोविंस यहाँ, हाँ टर्किश रीजन का है ये लोग। ठीक है, हाँ ठीक है, इसको दबा के रखा गया है। ये क्या है, जिंगजियांग प्रोविंस है, ये प्रोविंस का नाम है जिंगजियांग प्रोविंस, जहाँ पे उइगर मुस्लिम पाए जाते हैं। और एक साइड तुम्हारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये इसी को कनेक्ट करता है। अक्साई चीन में क्या है तुम्हारा, ये पार्ट है, किसका पार्ट है, जिंगजियांग प्रोविंस का पार्ट है। समझ गए बात को। तो ये भी देखो, ये भी लिखा गया कि एट इट्स वेस्टर्न साइड, हाँ हाँ ये ईस्ट हो गया, इस ये देखिए इधर आपका इंडिया वाला होगा तो वेस्ट होगा, इधर वाला आपका ईस्ट होगा। ईस्ट वाला जो पार्ट होगा वो जिंगजियांग प्रोविंस का पार्ट होगा, चाइना का। अब देखिए दूसरा क्या बोला गया कि वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न मतलब समझ रहे हैं ना जी, ईस्टर्न तो वेस्टर्न, इधर साइड में क्या है, सियोक रिवर है, पहले बता चुका हूँ मैं। और वहीं पे बोले थे कि ये रोड है, बताए थे उसका DSDPO, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, ऐसे पूछा नहीं जाता ये सब चीज़। ठीक है, हाँ सियोक रिवर्स के पास में ही आपका रोड जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैप देखिए एक बार फिर से, मैप देखना, मैप देखो, विजिट करो, मैप देखो बार बार, है मिला आपको, उसी का पैरेलल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना, उसी के पैरेलल है, ये हाथ में होना चाहिए सभी चीज़। ठीक है, हाँ और हम लोग बार बार क्यों, कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि हमारा तो यहाँ तक जो लाइन ऑफ जहाँ पे क्लास हुआ था वहाँ तक तो हम करते हैं, हम तो एज शिक्षक तो हम पर क्लेम कर ही रहे हैं ना, एज शिक्षक मेरा पार्ट है, तो एज शिक्षक कैसे कंट्रोल करेंगे, ये DSDPO रोड बना के, है ना। हाँ एज शिक्षक मेरा अपना हाथ है ना जी, एज शिक्ष स्पर बोले थे ना, स्पर होता है विलेज, अब वो विलेज बोल रहे हैं, माउंटेन रेंजेस, ये क्या रेंजेस में है ना जी, उसको हम S1 से लेकर S12 तक बांटे हैं, तो एज शिक्षक मेरा अधिकार है, तो एज शिक्षक अधिकार देखने के लिए हमको रोड चाहिए वहाँ पे। एग्जैक्टली यही है, समझे ना। ईस्टर्न माउथ ऑफ दिस रिवर इज नॉट फार फ्रॉम चाइना वाइटल जिंगजियांग टिबेट रोड। अब ईस्टर्न का बात करोगे तो वही बोला कि चाइना का भी वहाँ पे एक रोड है, और चाइना का रोड क्या है, टिबेटन रोड। क्यों, आखिर आफ्टर ऑल तो टिबेट वाला पार्ट है ये वाला नीचे, है ना जी, ये टिबेट देख रहे हो, ये टिबेट क्या है, अभी चाइना के अंदर है। पहले टिबेट क्या अपना एक ऑटोनोमस स्टेट था, टिबेट का अपना कल्चर है, बुद्धिज्म है वहाँ पे। याद करो तुम लोग को दलाई लामा और पंचल लामा का हिस्ट्री भी बताए थे, याद है किसी को, याद है। हाँ बोधिसत्वास है ना, मज़ा आ जाता है बोधिसत्वास, माय फेवरेट टॉपिक बोधिसत्वास। ठीक है, नाम बोलने में मज़ा आता है नहीं। तो समझे कि ये जो ईस्टर्न पाथ है इसका, तो वो क्या है तुम्हारा, चाइना का वाइटल जिंगजियांग रोड को कनेक्ट करता है, और ये उस तरफ क्या है, G12-19 हाईवे है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है आपको याद करना। Where does the line of actual control lie? तो बोला कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिस पे इतना बड़ा डिस्प्यूट हो रहा है, ये कहाँ लाई कर रहा है, क्यों नहीं इंडिया और चाइना के बीच में एक कॉमन मिनिमम पॉइंट आ रहा है, क्या दिक्कत है इससे रिलेटेड। तो बातों को समझो कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइज ईस्ट ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गलवान वैली, गलवान वैली के ईस्ट और
Siok rivers in the valley up to the which both India and China have been patrolling in recent years. ये वहाँ पे जहाँ पे इंडिया और चाइना क्या कर रहे हैं, पेट्रोलिंग बार बार कर रहे हैं। और इसका यदि ज्योग्राफिकल मैप देखा जाए तो क्या बोला जा रहा है कि ये वही चीज़, गैल्वन एक साइड, सियोक एक साइड, और उसके बीच का एरिया जहाँ पे आपको मैप दिखा दिया गया था, एग्जैक्टली वही चीज़ बोला गया यहाँ पे। ठीक है, आप जान रहे हैं कि जून 15 के बाद क्या हुआ, इंटायर वैली को बोल रहा है, बार बार वही चीज़ कर रहा है यहाँ पे। आगे बढ़िए, व्हाट डज द बॉर्डर पीस एंड ट्रंक्विलिटी अग्रीमेंट से, जो 1993 में पीस अग्रीमेंट हुआ था बॉर्डर को लेके, वो क्या कहता है, नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर हुआ था, वो क्या कहता है, तो यही कहता है ये कि इंडिया एंड चाइना अग्रीड टू स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन द बोथ साइड। इसका मतलब जो उस समय समझौता हुआ था अग्रीमेंट के हिसाब से कि हम पीस रखेंगे, ट्रंक्विलिटी रखेंगे, यानी कि पीस समझौता रखेंगे, ये 1993 में बताया गया था। तो क्लास करने की क्या आवश्यकता है आपको, जब 1993 में हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव इस चीज़ को बोल ही दिए हैं, तो हमको यहाँ पे क्लास करने की क्या आवश्यकता है, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दिस इज रिफर टू द LAC एट दैट टाइम रेंडिंग इरेलेवेंट ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन, बोला कि 1962 का 1959 का वो चीज़ खत्म कर दिए हम। क्यों, क्योंकि 1959 के हिसाब से देखिएगा तो इंडिया का बहुत बड़ा एरिया है, रमानंद जी, इंडिया का बहुत बड़ा एरिया है ना। 1962 में इंडिया तो क्लेम करा कि अक्साई चीन मेरा ही है, मैं उसको तो ले लिया, किसने ले लिया, चाइना ने ले लिया, और इस चीज़ को जाके नरसिम्हा राव ने स्वीकार कर लिए। क्यों, कोई गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्प्यूट बढ़ते जा रहा है ना कहीं एक पॉइंट पे आपको मानना होगा कि ठीक है आप ले लो, आप तो ले ही लिए हो, अनऑफिशियली तो आप ले ही लिए हो, ऑफिशियली ले लो, मैं शांति कायम कर दो यार, बहुत हो गया झगड़ा उगड़ा, तो आपको ऑफिशियली तो आपको बोल ही दिया गया, आगे बढ़ जाता, वही ना, वही बोला कि इरेलेवेंट मान लिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 1959 में था या 1962 में, हम आपको पार्ट दे दिए अक्साई चीन का। इट इज ऑल्सो सेड, और क्या बोला गया है देखो, when necessary the two sides shall jointly check and determine the segments of the line of actual control where they have a different view as its alignment। बोला गया कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई डिस्प्यूट हो तो हम लोग बैठ के बात करेंगे, डिप्लोमेटिक लेवल पे बात होगा, ना बल्कि झगड़ा करके। तो इसका क्लियर वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ, इस बार इसका वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ जून 15 को, जब आप बोले हैं कि आप बैठ के 1993 अग्रीमेंट के साथ बोले कि बैठ के आप बात को सुलझाइएगा, डिप्लोमेटिक लेवल पे बात सुलझाइएगा, तो आप इतना बड़ा ब्लड सेट क्यों किए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब आप अग्रीमेंट को नहीं माने 1993 के हिसाब से। हाँ बिल्कुल सही बोले आप, ये जाना चाहिए वहाँ पे। वाई आर, तो देखिए आप यहाँ पे पूछा क्यों गैल्वन वैली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कहीं पे झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब कुछ स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट होगा, हर समय बताया ना स्ट्रैटेजी, तो क्या हाँ नहीं वो भी है, और काराकोरम रेंज को भी लेके देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा दिया है, बहुत खूबसूरत एडिटोरियल है। देखिए ट्रेडिशनली क्या बोला जाता है कि गैल्वन वैली एरिया हैज़ बीन पार्ट ऑफ द विंटर ट्रेड रूट दैट लिंक ले विथ यारलैंड एंड खसगर अक्रॉस द काराकोरम पास। क्या बोला जाए कि ट्रेडिशनली यदि देखा जाए, यानी कि इतिहास को पलट के देखा जाए, तो गैल्वन वैली आपका क्या एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट का पार्ट रहा है, ठंडा वाला, ठंडा का टाइम में जो ट्रेड रूट चलता था उसमें ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है गैल्वन वैली। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लेक को कनेक्ट करता था यारकांड से और खसगर को कनेक्ट करता था अक्रॉस काराकोरम पास। काराकोरम जो रेंजेस है जानते हो ना, M2 K2 क्या है, वर्ल्ड का क्या है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है ना, तो उसको कनेक्ट करता है, तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया ना जी। पास मिलेगा क्योंकि वहाँ से ट्रेड उठ जाएगा, लेक को कहाँ से, यारकांड से करेगा, यारकांड से लिंक करेगा, हाँ वही BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दूसरा देखिए इंडिया, देखिए यहाँ पे बात है कि इंडिया जो न्यूली बिल्ड किया है, ये रोड किया है, लीड्स टू द बेस ऑफ द लेजेंडरी 18,000 फीट हाई काराकोरम पास एंड दैट इज द विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट इन दैट हाई माउंटेन। इफ द चाइनीज मैनेज टू बिल्ड एन ऑब्जर्वेशन टावर इन दैट एरिया दे कैन हैव एक्सेस टू इंडियन साइड ऑफ LAC। बोला कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, यदि इंडिया वहाँ पे बिल्ड कर रहा है तो इंडिया हो सकता है कि S6 तक अपना काम करे स्ट्रेटेजिकली, और चाइना भी चाहता है वहाँ पे, क्योंकि चाइना वहाँ पे यदि बिल्ड कर लिया तो चाइना भी इंडियन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कंट्रोल कर पाएगा। बात समझे ना, तो यानी कि वो डिफेंस के लिए बहुत तगड़ा पॉइंट है, बहुत तगड़ा जगह है, स्ट्रेटेजिक समझे ना, डिफेंस के लिए एक टर्म में बोल सकते हैं, वो डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सिक्योरिटी, हाँ बिल्कुल सिक्योरिटी पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी हो गया, स्ट्रेटेजिक आ गया। थर्ड देख लीजिए,
और क्या बोला कि गलवान वैली ज़्यादा दूर नहीं है अक्साई चीन से, जो कि चाइना ने ऑक्युपाई किया है हमारा 1962 के बाद। चाइना का जो बताए थे हाईवे नंबर आपका G12 G219 अभी जैसे बताए थे, तिब्बत से रिलेटेड है, जो दैट पासेस थ्रू अक्साई चीन, वाइटल आर्टरी लिंकिंग द स्पॉट रेजिस्टिव तिब्बत एंड जिंकिंग। और ये इंपॉर्टेंट है, ये रोड इंपॉर्टेंट है जिंजियांग प्रोविंस और तिब्बत को कनेक्ट करने के लिए। और तिब्बत और जिंजियांग प्रोविंस क्या चाइना का पार्ट है? यदि यही चीज़ ब्लॉक हो जाता है तो चाइना का टूट जाएगा, चाइना का क्या वो लोकेशन टूट जाएगा, कनेक्टिविटी टूट जाएगा। इसलिए चाइना का पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों? तिब्बत को कनेक्ट करता है किससे? जिंजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करता है। और जितना रोड सशक्त हो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त हो, उतना ही कंट्री सशक्त होगा, है ना, बिजनेस के पर्पज से। ठीक, और देखिए इतना ही नहीं, क्या बोला कि इतना ही नहीं, G219 जो हाईवे है वो एक गेटवे है चाइना का एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी डायरेक्शन से वो सेंट्रल एशिया जाएगा, और सेंट्रल एशिया जाएगा तो यूरोप जाएगा। सेंट्रल एशिया क्या है कोमल? सेंट्रल एशिया क्या है? देखो ये है सेंट्रल एशिया, देखो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। ठीक है, ये 5 है। ये वाला एरिया कनेक्ट हो गया, सुई 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 घूम गए, आ गए। ठीक है, और यहाँ आ गए तो यूरोप में आ गए। तो देखे ये सब क्या है? ट्रेड रूट है। यदि यहीं पे ब्लॉकेट हो तो दिक्कत होगा किसी कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए। और क्या है, चाइना चाहता है कि उसका जो ग्लोरी है पहले का, सिल्क रूट का ग्लोरी है, वो फिर से लौटाना। और कैसे लौटाएगा? BRI से लौटाएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देखिए इसमें 2 चीज़ है, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में 2 चीज़ है। एक क्या है? इंटीरियर लाइन से कनेक्टेड, यानी कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट होगा, रोड बनाया जाएगा। और एक आपका क्या होगा? पोर्ट से। तभी तो जिबौती में बहुत बड़ा उसका पोर्ट है, तभी तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के हिसाब से खेल रहा है वो, तभी तो यहाँ पे चाइना में ये साउथ चाइना डिस्प्यूट है। BRI आपका चाइना का बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत वो फिर से रिवाइव करना चाहता है अपने इकोनॉमिक्स को। और इंडिया इस चीज़ को ज्वाइन नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि डिस्प्यूट है कि जो आपका BRI है वो गिलगिट बल्तिस्तान से पास होके आता है, समझे? गिलगिट बल्तिस्तान एरिया कहाँ पे है जी? तो गिलगिट बल्तिस्तान एरिया देखो, ये वाला भाग होगा, देखो गिलगिट दिख रहा है सबको, देख लो आँख खोल के देख लो, यहाँ पे गिलगिट है यहाँ पे। ठीक है, और ये पाकिस्तान POK एरिया में है, और तुम्हारा ये क्या ऐसे करके जाएगा और ये सेंट्रल एशिया को टच कर जाएगा। ठीक है, इधर भी टच कर जाएगा, और इधर से तुम्हारा क्या है? CPEC चलेगा। CPEC मतलब क्या है? चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि $46 बिलियन का प्रोजेक्ट है। और ये क्या करेगा? यहाँ पे आकर ग्वादर पोर्ट में मिल जाएगा। अब ग्वादर देखो, स्ट्रैटेजिक समझना होगा आपको। इंटरनेशनल रिलेशन से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए कोई किताब नहीं बनता है, उसके लिए मात्र एक पेपर बनता है। और पेपर पे आप हमेशा आपको चीज़ों को लिंक करके एक कंपाइल बनाना होता है। अब देखो यहाँ पे ग्वादर पोर्ट बनाया, तो अब देखो ग्वादर पोर्ट बना रहा है, देखो यहाँ पे ग्वादर दिख रहा है सबको, पाकिस्तान के नीचे वाला भाग ग्वादर। अब इंडिया करे तो क्या करे? यहाँ तो घेर लेगा ना, यहाँ से ग्वादर पोर्ट है, देखो यहाँ अहमदाबाद कितना पास में है। इंडिया क्या बोला? ईरान से बात करके यहाँ चावर पोर्ट बनाने का बात कर रहा है। तो इंडिया भी चाहता है, ठीक है, यदि हमको घेरे तो हम भी अपना बैकअप में रखें। क्यों? ईरान और इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। इंडिया क्या है? इंडिया बहुत पावरफुल है सॉफ्ट पावर में बाबू, कोई नहीं हरा सकता है इंडिया को सॉफ्ट पावर में। बुद्ध दिया है इंडिया ने, और इससे बड़ा क्या हो सकता है सॉफ्ट पावर में? हाँ, बुद्ध इसलिए, क्योंकि देखिए बुद्ध इसलिए प्रोमिनेंट है क्योंकि बुद्ध का फिलोसॉफी बाकी कंट्री में भी है ना, इसलिए बुद्ध को ज़्यादा प्रोमिनेंट दिया जाता है, बुद्ध भगवान को। क्योंकि इसी धरती से ज्ञान लेके बुद्ध भगवान ने वर्ल्ड वाइड अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। तो इंडिया क्या है कि बहुत फेमस है कल्चर को लेके, फिलोसॉफी को लेके, एज अ सॉफ्ट पावर। समझे बात को? ये बात समझ में आ गया तुमको? लास्ट देख लो कि लद्दाख इज कनेक्टेड टू जिंजियांग थ्रू द काराकोरम पास। बोला कि लद्दाख जो कनेक्ट होता है जिंजियांग से, ठीक है, वो काराकोरम पास से होता है। ठीक है, एंड द रोड कनेक्टिंग तिब्बत एंड जिंजियांग प्रोविंस रन्स थ्रू द अक्साई चीन रीजन। ये बात बता चुके हैं जी, वही बात समझे। जो रोड कनेक्ट होगा तिब्बत और जिंजियांग, वो अक्साई चीन से जाएगा और यहीं पे गलवान वैली आ जाएगा। और गलवान वैली पे यदि इंडिया क्लेम करता है तो चाइना के लिए सरदर्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और हमारे लिए भी है, हमारे लिए बिल्कुल है कनेक्टिविटी के लिए। S6 तक हमको देखना है, इंडिया का अखंडता का बात है। बात समझे ना? दोनों कंट्री का अपना अपना दलील है। अब देखिए यहाँ से पूरा तरह से डायमेंशन चेंज। करंट
एडिटोरियल का डायमेंशन पूरी तरीके से यहाँ चेंज हो जाएगा। चाइना इंडिया ऑन डाइवर्जेंट पाथ, बोला कि चाइना और इंडिया दोनों अलग अलग रास्ता पे निकल पड़े हैं। इसका मैं पढ़ाने से पहले आपको बता दूं इसके बारे में क्या है। इंडिया को पता है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी है। इंडिया को ये भी पता है कि चाइना कम नहीं है, ये पता है। देखिए बीइंग इंडियन टीचर हर समय मैं चाइना का गुणगान गाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि चाइना का माइट क्या है ना, क्योंकि पता है मुझे चाइना बहुत ऊपर है। तो मैं ये चीज़ हम स्वीकार किए ना इस चीज़ को, मैं चाइना स्वीकार नहीं करता इस चीज़ को। चाइना अकेले चाहता है कि वो चुनौती दे दे वर्ल्ड को लीड करना चाहता है चाइना। और मैं इंडिया क्या चाहता है कि चाइना और इंडिया दोनों मिल के एशिया को लीड करें, जो कि इंडिया का पॉजिटिव सोच है। क्योंकि ये तो गारंटी है कि इंडिया तो कम तो नहीं है ना जी, इंडिया सबसे बड़ा वर्ल्ड मार्केट है, तभी तो चाइना का इतना इन्वेस्टमेंट है इंडिया पे। यदि नहीं रहता तो रहता ही नहीं इतना इन्वेस्टमेंट, इतना पॉपुलस कंट्री है इंडिया। और उसके बावजूद भी डिस्पाइट ऑफ हैविंग एडवांटेज इन डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड बिग मार्केट, स्टिल चाइना इज व्यूइंग इंडिया इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग तरीके से देखता है। और ये इसी को बोलते हैं अनइक्वल पार्टनरशिप। तो आप देखिए, आप आई होप चाइना एम्बिशंस आर क्लियर। चाइना का जो एम्बिशन है क्लियर है। इंडिया हैज़ गिवन चाइना द बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड ओवरलुक इट्स एग्रेसिव बिहेवियर फॉर लॉन्ग टाइम। इंडिया ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है कि ठीक है जो करना है करो, और लंबा समय तक इंडिया सहते गया। इसका मतलब ये कि इंडिया लंबा समय तक इस चीज़ को सहते गया, चाहे उसका एग्रेसिव बिहेवियर हो साउथ चाइना सी में, है ना, चाहे ताइवान में हो चाहे हांगकांग में हो। बार बार बोला जा रहा है ये, ताइवान में देख रहे हैं किस तरह दबाया जा रहा है। चाहे कोविड-19 का केसेस हो, कोविड-19 में बताया गया था आपको कि कोविड-19 के टाइम में ताइवान किस तरह लाइमलाइट में आया था, किस तरह बहुत बड़ा WHO में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला था। मगर चाइना को घेरने के लिए क्या किए कि हम ऑब्जर्वर का स्टेटस नहीं दिए थे ताइवान को, याद करिए रामानंद जी, नहीं दिया गया था क्योंकि चाइना को घेरना था हमको। वो फिर बाद में हम पॉलिटिक्स होता है ना वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। हांगकांग में, साउथ चाइना सी में, यानी कि चाइना का जो एग्रेसिव नेचर है हमें बहुत जगह देखने को मिलता है। हांगकांग में देखने को मिलता है, हमको ताइवान में देखने को मिलता है, और साउथ चाइना सी में देखने को मिलता है, जो कि 9 डैश लाइन यहाँ पे है। ये डैश लाइन क्या है, 9 बोलते हैं, 9 में ऐसे करके डिवाइड है 9 में। और देखो वियतनाम बोले थे इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री का बात करोगे तो क्या है, 200 नॉटिकल माइल तक क्या कंट्री का अधिकार होना चाहिए। तो चाइना यहाँ पे कहाँ से आ गया? फिर वियतनाम को मिलना चाहिए वो चीज़, या फिलीपींस को मिलना चाहिए। मत चाइना यहाँ पे दबदबा बना के रखा हुआ है ना, इससे तो साफ साफ पता लगता है कि एग्रेसिव नेचर उसका है, ठीक है। देखो, फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स इंडिया हैज़ कल्टिवेटेड द आइडिया ऑफ पार्टनिंग ऑफ इन एशियन सेंचुरी बेस्ड ऑन देयर ह्यूज पॉपुलेशन एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड बोथ द कंट्रीज हैव द कॉलोनियल पास्ट। बोला कि बहुत लंबा सालों से इंडिया ने कोशिश किया है कि एशियन सेंचुरी को जोड़ दे। पहले ही बोले थे एशियन सेंचुरी को बढ़ावा दे। क्यों? इंडिया जानता है कि चाइना भी बहुत बड़ा कंट्री है और इंडिया भी बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया का भी सिविलाइजेशन बहुत ओल्ड है और चाइना का भी सिविलाइजेशन ओल्ड है। हमेशा बोलते हैं ना, चाइना का सिविलाइजेशन भी बहुत तगड़ा है, ठीक है, आप आकार नहीं सकते, उसका भी एक अपना ही रीच है, हाँ बहुत ही रीच है। आपको बताया जाएगा बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री में, बहुत रीच आपका चाइना का भी है। तो दोनों को ही कॉलोनियल पास्ट, दोनों का कॉलोनीज है, दोनों को कॉलोनी बनाया गया था। ये है कि इंडिया को पूरी तरह से यूके ने बना लिया और चाइना को अलग अलग तरीके से बनाया गया था। हाँ, जापान ने बनाया है, इधर यूके ने बनाया है, और भी बहुत कंट्रीज़ का हाथ था छोटे छोटे लेवल पे। देखिए क्या इन रिसेंट डिकेड्स चाइना सिंगल माइंडेडली परस्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलकम फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या है, चाइना अकेले काम किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया है और FDI अपने कंट्री में लाया है। ओके, इंडिया क्वाइट लॉन्ग कंटिन्यू टू बी अंडर इट्स कॉलोनियल हैंगओवर एंड रिमेन सस्पिशियस ऑफ कोऑपरेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज फॉर मैनी डिकेड। और अभी भी इंडिया हैंगओवर में ही है और बाहर से बहुत डिपेंडेंट है इंडिया, है ना। FDI के लिए डिपेंडेंट है US से, काफ़ी है, वही बोला जा रहा है। एक्सपर्ट से डैट, एक्सपर्ट क्या कहता है कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक तरफ से न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी बनने वाला है। क्यों? क्योंकि FDI बहुत ज़्यादा ला रहा है वर्ल्ड में। जब FDI ला जाएगा तो क्या होगा कि आप बाध्य हो जाओगे, है ना। कोई मान लो कि आदमी आपके घर में कोई ख़राब आदमी है और वो आपको बहुत पैसा दे रहा है घर में, फिर भी उसका इज्जत होगा ना, है ना। कोमल को बहुत गुस्सा दिया किसी ने, अब बोला कि बाबू लो ये लाओ चॉकलेट खा लेना, उसका तुम 10,000 रुपये दे रहे हैं, हाँ, तो क्या होगा कोमल, इस पर इम्पैक्ट क्या होगा कि तुम गाली देते हुए भी तुम बोलोगे ठीक है चॉकलेट तो मिल रहा है। एग्जैक्टली यही चीज़ है, एग्जैक्टली सेम चीज़ यहीं पे हो रहा है, बड़े कंट्री लेवल पे हो रहा है।
मानते हैं कि चाइना इतना दिक्कत, जितना इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, उस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है जिसके मुखिया शी जिनपिंग है, वो क्या कर रहा है, एक तरह से न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा बहुत बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं। समझ गए बात को? तो क्या इंडिया, अब इसलिए बोला कि इंडिया को क्या करना चाहिए, है ना, ये सब तो सॉल्यूशन प्रॉब्लम हो गया। इंडिया को क्या, इसका वे फॉरवर्ड क्या है? तो वे फॉरवर्ड ये है कि इंडिया को अपना नेशनल पावर बढ़ाना चाहिए, मिलिट्री और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, लाइक माइंडेड लोग से करना चाहिए, वेस्टर्न डेमोक्रेसी के साथ करना चाहिए, जैसे यूएस हो गया, जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जहाँ पे डेमोक्रेसी है। यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है ना। चाइना क्या समझेगा आपका डेमोक्रेसी वाला प्रिंसिपल? वो तो एक्सप्रेशनिस्ट वाला प्रिंसिपल समझता है ना, कम्युनिस्ट वाला फिलोसफी है। एंड सबसे बड़ी बात है, नेपाल और बांग्लादेश को तुम हाथ में लेके चलो। देखो नेपाल तो बहुत आगे निकल चुका है, अब कोई सोल्यूशन नहीं। हाँ, आपके हाथ से चला गया है नेपाल, ये मानते हैं ना इस बात को? हाथ से निकल गया, अब नहीं आएगा, निकल गया। हाँ, नेपाल निकल गया। रोटी बेटी हो गया ना, वीज़ा वाला आ गया ना, समझ रहे हैं ना, हो गया। अब वीज़ा बनाना पड़ेगा, रोटी बेटी का अब नहीं है अग्रीमेंट, 1950 खत्म, दिक्कत हो गया। अब वीज़ा बना, अब यानी क्या हुआ, जो तराई रीजन के जो होंगे मधेसी लोग होंगे, तराई रीजन के मधेसी, अब यहाँ से रिलेशन करने में कितना वो घबराएंगे, कोशिश करेंगे कि तराई के रीजन के अंदर ही लोग का शादी हो जाए। अब इंटीग्रिटी टूट गया, अब फिर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया चेन सिस्टम। पब्लिक ह्यूमन रिलेशन जो है वो पूरी तरह से स्क्रैप्ड हो गया है। तो एक कंट्री तो आपके यहाँ से चला गया, नेपाल, जो कि अब नहीं आएगा वापस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो भी लोगों को भड़का दिया है, उस हिसाब से बता चुका है। जैसे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ तो इंडिया मोदी में कर दिए थे सबको, हाँ, इंडिया मोदी में हो गया था, और क्या सब वोट दे भी दिए, और मोदी 2.0 में बहुमत से जीत के आए हैं वो। उसी तरह कम्युनिस्ट में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ के नेपाली लोग को अगेंस्ट इंडियन सेंटिमेंट्स को बढ़ाया जाता है, ताकि वहाँ पे पॉलिटिक्स में फ़ायदा हो। और कम्युनिस्ट का यही हाल ही है। और कम्युनिस्ट वो बाद में फंसेगा। वहाँ पे स्कॉलर बोल रहा है कि गलत एटीट्यूड है। कैसे आप ये कंट्री आपका हिस्टोरिकली साथ है, राम का देख लीजिए शादी, सीता जी का देख लीजिए, जानकी मैया, है ना, बुद्धा को देख लीजिए ना, बुद्धा जन्मे वहीं पे। महाजनपद, 16 जनपदास में जनपदास कई जनपदास टच करता था वहाँ पे। हाँ नहीं बिल्कुल, हाँ, एक जनपद तो नेपाल को क्रॉस, बहुत सारा जनपद तुम्हारा नेपाल के टच कर रहा था। तो फिर बुद्ध का लैंड और बुद्ध का समझिए कि हेरिटेज को बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो देखिए आप बहुत दिक्कत हो गया। आप कम से कम आपके पास जो कंट्री है, हाँ पंचला, अब जो आपके पास कंट्री है, क्या बचा आपके पास घूम फिर के? भूटान और बांग्लादेश बचा है, ठीक है। नहीं, नो दीदी कैसे बोल सकते हैं, ये समझ रहे हैं ना। इसको तो संभाल, हसीना को तो संभाल के रखे हैं, शेख हसीना को, ठीक है ना। कोशिश कर रहा है मगर नहीं, वो प्रो इंडियन है, कर रहा है। देखिए उसको पैसा चाहिए ना, कहीं देगा तो वो झुकेगा ही, मगर उसका जो पॉलिसी है वो प्रो इंडियन है। भूटान तो पूरा इंडियन है, मोदी मतलब मोदी में तो बोलना गलत होगा, पूरा प्रो इंडियन है भूटान। क्यों? डिफेंस इंडिया ही तय करता है उसका। इसको देखिए, इसको तो कब से खा गया है, हमन टोटा तो ले ही लिया यहाँ से। चाइना साथ चला गया है, हमन टोटा तो ले लिया ना चाइना ने, तो जाए नहीं जाए उसका तो पोर्ट आ गया 100 साल के लिए। तो फिर देखिए आपका रहा कहाँ नेबर? आपके पास 2 ही नेबर है, एक भूटान है, एक बांग्लादेश है। पाकिस्तान बातें छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान आपका रियल बाउंड्री में, आपका अफगानिस्तान से तो कभी लगता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल हार है, बहुत बड़ा हार है, बहुत बड़ा हार है। डिप्लोमेसी का फेलियर माना जाएगा इसको, बात समझ रहे हो ना, डिप्लोमेसी का फेलियर है। इससे आने वाले समय में इंडिया बहुत भुगतेगा इस चीज़ को। जो मधेसी ब्लॉकेट हुआ था 2015 में, वहीं से स्टार्टिंग हुआ था इसका, ठीक है। उस समय मामला को सुलझाया जा सकता था, मगर जाके नेपाल के पार्लियामेंट में ही मोदी जी गर्म खून थे, मोदी जी का, है ना। 2014 में प्रचंड बहुमत से आए थे, नया खून था।
जाके पार्लियामेंट, नेपाल के पार्लियामेंट में भी खाली मदेशिस के बारे में ज़्यादा इंस्पिरेशन दिखा दिए थे, इसलिए वहाँ के लोगों को करंट लग गया उस चीज़ का। बात समझ रहे हैं? दिक्कत है, भगवान बच्चा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए बात है कि सेम है, हम लोग देखने में भी सेम है, समझे ना, हिस्ट्री भी सेम है। अब इस कंट्री को आप तोड़ दीजिएगा और चाइनीज़ के साथ दीजिएगा तो इंडिया का कितना बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है यार, क्योंकि पॉपुलेशन पूरी तरह से है यहाँ। गए हो? हाँ, मधेसी लोग का ही ऊपर काठमांडू साइड जाइएगा तो वहाँ पे नेपाली लोग है। नेपाली लोग क्या है, इंडियन कल्चर को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि मैं खुद भी तो सिक्किम में रहा हूँ। हाँ हाँ, समझे ना, हिंदू कल्चर काफ़ी प्रभावित है। अरे पशुपतिनाथ मंदिर है वहाँ पे यार, क्या बात करते हो, है ना। हाँ हाँ, नहीं चला जाएगा, इसलिए नहीं चला जाएगा। गोरखा सिक्किम है ना, सिक्किम देगा, सिक्किम दार्जिलिंग देगा गोरखा को। यहाँ से मेरा दोस्त लोग बहुत सारा गोरखा में है, बहुत है। देखिएगा मेरा दोस्त लोग, देखिएगा तो आपको लगेगा गोरिल्ला टाइप का सब, इतना लंबा तगड़ा एकदम विशाल। हाँ, भयंकर। ठीक है, कृष्णा एक दोस्त है, कृष्णा, वो भी है, गोरखा है। ठीक है ना। देखने में लगता है, फिजिक लगता है देखने में दूर से कि हाँ ये पक्का आर्मी के लिए ही बना है, ब्लड है ना वैसा। याद करिए ना, 1857 गोरखा का जिक्र वहाँ पे भी है ना, वो फेमस हुआ था उस समय से, बहुत पुराना हिस्ट्री है गोरखा का भी। चलिए, इसमें मचा दिया इस बार, कोई भी खून कम नहीं है, ठीक है ना। देशभक्ति के लिए आप किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सब एक से एक, सबसे एक से एक धुरंधर है, अपना अपना पावर है सबका। देख लीजिए, सेकेंड आर्टिकल है जो कि 3 हिंदू पेपर से लिया गया है, 26 जून, 25 जून, फिर 25 जून। ठीक है, समझ गए बात? देखिए ना, तो हम आपको एक एडिटोरियल नहीं बता रहे, हम आपको बहुत सारा एडिटोरियल कंपाइल है, ये पढ़ोगे ना तो बाबू 6 महीना लग जाएगा इसको समझने में। ये अंतर है, रियलिटी में बता रहे हैं हम। ये भी देखो आज पूरी तरीके से 2 बात हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन पे, तो ये सेम फिर वहीं पे पलट के फिर एक बार जाना है, फिर से एक बार जाना है। ठीक है, ये नहीं कि एक बार देख लिया और हमको सब समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, ठीक है, वही बोले कि एक सुर में बात करना चाहिए, इसके बारे में बात किए थे ना हम लोग। देखो तो देखते हैं थोड़ा सा। अब उस समय हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बात कर रहे थे, अब यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल बात करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल आएगा तो कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री के बारे में याद आना चाहिए? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान मतलब क्या हुआ जी? पाकिस्तान मतलब हुआ ऑलवेज सीज फायर वायलेशन। सीज फायर क्या होता है जरा बताओ तो कोमल, सीज फायर क्या होता है? सीज फायर वायलेशन का मतलब क्या है? सीज फायर का वर्ड का मतलब क्या है, ये बताओ ना हमको। हाँ बिल्कुल, उसका वायलेशन, हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। सीज फायर मतलब ये आपका सिक्योरिटी में, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में एक शब्द होता है जो आप बाउंड्री पे पीस मेंटेन करके रखोगे, हाँ कोई तरह का नहीं है, और इसी का वायलेशन होगा तो क्या बोलेंगे? सीज फायर वायलेशन या उल्लंघन। सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, न्यूज़ में देखोगे तो ये वर्ड बोला जाता है, समझे बात को? यानी कि जो हमारे बीच में ट्रीटी हुआ था कि शांति रहेगा, पीस एंड ट्रंक्विलिटी मेंटेन रहेगा, उसका वायलेशन हो रहा है। ठीक है, देखो कितना हुआ, डेटा क्या बोल रहा है तुम्हारा कि 2011 में सीज फायर वायलेशन 62 बार हुआ था, और इस बार 19 में देख लो बाबू 3000 से ऊपर है, समझ लो। ठीक है, किस तरह एक्सपोनेंशियल पावर में बढ़ा है। नेट इन्फिल्ट्रेशन यानी कि बाहर से लोग आए थे, 2011 में 52 पकड़े जाते हैं, यहाँ पे 138 बढ़ ही रहा है। टेररिस्ट किल्ड 100 किल्ड हुए थे तो अभी 157 किल्ड हुए हैं। सिक्योरिटी पर्सनल हमारे शहीद कितने हुए थे? तो 2011 में 33 शहीद हो रहे हैं, अभी लगभग 80 शहीद हो रहे हैं, बढ़ गया है शहीद होने का भी आंकड़ा। सिविलियन किल्ड 31 लोग मरे थे तो अभी 37 मरे हैं। ठीक है, कश्मीरी यूथ ज्वाइनिंग मिलिटेंट ग्रुप्स, वहाँ पे कश्मीरी लोग को ट्रैप में रखा जाता है, तो उस समय 23 थे, अभी देखिए 139। डेटा क्या बोल रहा है कि कश्मीरी यूथ मिलिटेंट काफ़ी बढ़ रहा है, यही डेटा बोल रहा है आपको। डेटा से इसलिए बोलते हैं, डेटा से आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं। और यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन डेटा
मोस्ट इंडिकेटर ऑफ वायलेंस इन कश्मीर रिकॉर्ड स्पाइक सिंस 2014। 2014 के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पे वायलेंस देखा गया है रिसेंट टाइम में। क्यों? 2014 के बाद मोदी जी आए हैं, मोदी जी आए टाइट हो गए। मोदी जी सॉफ्ट नहीं है, तुम मोदी जी का इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। मोदी जी देश को लेके वो नहीं है, मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, मोदी जी एक बहुत ब्रेव प्राइम मिनिस्टर है सिक्योरिटी को लेके। ये मैं रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। कांग्रेस का उतना नहीं था। मोदी जी देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अंदर वो अलग पॉलिटिक्स है, ठीक है। मगर इंटीग्रिटी में, सोवरेनिटी में तुम मोदी जी से सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते, ये बता दो। तुम लोग से ज़्यादा वो है, वो देश का ज़्यादा टेंशन है उनको। क्यों? क्योंकि जब पुलवामा अटैक भी हुआ था तो रात भर सोए नहीं थे, इनपुट दे रहे थे। CDS सबसे बड़ा काम है मोदी जी का भी, हर समय मोदी जी को कोसना गलत बात नहीं है, ठीक है ना। मैं इस बात को मानता हूँ। देखिए यही दिक्कत है। दिक्कत क्या है कोमल पता है इस कंट्री में? या तो तुम मोदी जी का भक्त बन जाओ या तो मोदी जी का तुम कट्टर विरोधी बन जाओ। इसी पे तुम्हारा मीडिया डिवाइड हो गया। जी न्यूज़ तलवा चाट रहा है मोदी जी का, है ना। आज तक भी वही हाल है। एक तरफ एंटी देखोगे तो एंटी टीवी तुमको नजर आ जाएगा, जो रवीश कुमार हमेशा गलत ही बताए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, दोनों ही गलत बताया जाता है। और कुछ ही कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तथ्य को रखा जाता है, जिसमें आपको दिखेगा एक नेगेटिव साइड भी, एक पॉजिटिव साइड भी। तो इस सरकार का बहुत पॉजिटिव साइड भी है। इस सरकार ने ऐसा बहुत सारा अच्छा काम भी किया है, और मगर बहुत सारा मिस्टेक भी हुआ है। जैसे एक नोटबंदी सबसे बड़ा मिस्टेक था बाबू। अभी तक इकोनॉमी का जो बुरा गर्त में हालत हो गया है, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी है, उसके बाद GST। चलिए समझ गए डेटा को, ये समझना जरूरी था। देखिए पाकिस्तान ने क्या बोला कि आपने जो आर्टिकल 370 हटाया वो शिमला एग्रीमेंट के वायलेशन में था। क्या बोला जा रहा है कि शिमला एग्रीमेंट में जो वायलेशन हुआ था कि कोई भी इश्यू हम लोग बायलैटरली सुलझाएंगे। आपने हमसे पूछा ही नहीं, है ना। मगर फिर इंडियन स्कॉलर बोलते हैं तुम जब सीज फायर वायलेशन करता है तो हमसे कौन पूछता है, तुम हमसे पूछ के वायलेशन करता है, तुम बड़ा बात डिंगड़ाबाजी कर रहा है, तुम समझे ना बात को। सही बोल रहा है। अरे इंडियन स्कॉलर है बाबू, इंडियन स्कॉलर को कौन हरा सकता है? इंडियन स्कॉलर को कोई नहीं हरा सकता, मैं बता दूं। बहुत तेज होते हैं इंडियन लोग, सॉफ्ट पावर में बहुत तेज होते हैं। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ठीक है, फिलोसोफर हो, इंडिया का कहीं तोल मोल नहीं है। हाँ टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं हम लोग। टेक्नोलॉजी में हम लोग का हाथ बुरी तरह से हालत ख़राब है। वहाँ हम लोग सॉफ्ट पावर में, बोलने की स्किल में, ह्यूमन सर्विस में सबसे आगे रहे हैं। और इसलिए इंडियन प्रोफेसर लोग बहुत तुमको मिलेंगे बाहर भी, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ आपका डिप्लोमेटिक जो मिशन है, जो एम्बेसडर लोग बनते हैं ना, कल के दिन में IFS बनोगे ना जी, इंडियन फॉरेन सर्विस, बाहर जाओगे एम्बेसी में रहने के लिए, उसका रेशियो कम हो गया है। हालांकि पहले भी कम हुआ था। माँ अटल बिहारी वाजपेयी जाकर इसको रिवाइव किए थे 2004 में। 2001 में हमारे पार्लियामेंट पे आक्रमण हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। उसके बाद फिर रिश्ता, जो तनाव है दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी बढ़ जाता है। वो उसको सुलझाने के लिए हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बहुत विजनरी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। बहुत महान प्राइम मिनिस्टर माना जाएगा अटल जी को भी। वो जाके पाकिस्तान में जाके काफ़ी हद तक मामला को सुलझा दिए। वो फिर आए इंडिया और पाकिस्तान तो हमेशा से, मोदी जी भी तो गए, फिर आए तो फिर तो अटैक हो ही गया था उड़ी पे। देखो यही बोला कि इंडिया फॉलोड बाय पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड टू हाफ द स्ट्रेंथ ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन इन ईच अदर कैपिटल। क्या इंडिया पाकिस्तान ने दोनों समझौता कर लिया कि पहले मेरा 100 था तो 50-50 कर दो, हाफ कर दो। यानी कि क्या है इसका मतलब? क्या हुआ इसका मतलब? आपका रिलेशन खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का भी एम्बेसी तुम्हारा दिल्ली में होगा, तुम्हारा इंडिया का भी तुम्हारा इस्लामाबाद में होगा, वो तो गारंटी है। क्यों? दूतावास है ना, ये दूतावास है। याद करिए अलेक्जेंडर को भी भेजा गया था, अलेक्जेंडर भी याद करिए आप, सेल्यूकस निकेटर का, हाँ कौन था? मेगास्थनीस। सेल्यूकस निकेटर के जो एम्बेसडर मेगास्थनीस कहाँ रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो ये परंपरा नया नहीं है, ये परंपरा पुराना ही है, ठीक है। भेजा जाता है और दूत को कुछ नहीं होना चाहिए। रामायण में भी इसका प्रसंग है। जब अंगद जाते हैं पैर ऐसे रख देते हैं और उसको बोला जाता है दूत है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि दूत है। दूत मतलब हाँ, दूत को नहीं मारा जाता है। हाँ तो हनुमान जी को आग लगा दिया, वो पूरा आग लगा चल दिया रखा,
समझे ना, हनुमान जी से टक्कर कोई लेगा? हाँ हनुमान जी से टक्कर लेगा कोई? भूत प्रेत 100 किलोमीटर दूर, 100 नॉटिकल माइल। बहुत उनका गुणगान है इंडियन कल्चर में। देखो दूसरा देखो, इंडियाज रीजन फॉलो द इल ट्रीटमेंट एंड टॉर्चर ऑफ इंडियन पर्सन पोस्टेड इन इस्लाम और क्लियर वायलेशन ऑफ द डिप्लोमेटिक राइट्स। इंडिया का जो भी हाई कमीशन है, हाई कमिश्नर लोग है जो दूतावास में है, उसका क्या हुआ, बुरी तरीके से ट्रीटमेंट किया गया पाकिस्तान में, ठीक है, इसलिए हाफ किए गए हैं। और पाकिस्तान कंटेंशन वाज दैट 2 men अरेस्टेड वेर कैरिंग फेक करेंसी, और बोला गया है कि हम 2 आदमी को अरेस्ट किए, क्यों? कि वो फेक करेंसी के व्यापार में इन्वॉल्व था। दलील है पाकिस्तान का। और इंडिया ने भी क्या किया, इंडिया ने भी तुम्हारा पाकिस्तान हाई कमिश्नर ऑफिशियल्स को कुछ दिन पहले, ठीक है, कुछ दिन पहले क्या अरेस्ट कर लिया था, और ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेनोज। एस्पेनोज मतलब क्या, जासूसी, ठीक है, जासूसी करने के एवज में क्या किया, दो वहाँ पे ऑफिशियल्स को इंडिया ने डिटेन कर लिया। तो रिटेलिएशन होगा, वहाँ से रिटेलिएशन क्या हुआ कि हमारे 2 पर्सनल्स को फेक करेंसी में फंसा दिया गया। ये हमेशा होता है कंट्री टू कंट्री, ठीक है ना। तो देखिए, इट इज़ अ मोर लाइकली दैट एक्शन वाज अ रिस्पॉन्ड टू अरेस्ट, वही बोला ना, अरे सेम है जो वहाँ पे हुआ, क्यों? क्योंकि इंडिया में हुआ था लास्ट मंथ। इंडिया एक्यूज्ड पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफिशियल ऑफ मेंटेनिंग लिंक्स टू द टेरर ऑर्गेनाइजेशन एज अ रीजन ऑफ इट्स डिसीजन। जो 2 हम लोग का जो 2 निर्दोष व्यक्ति को आप फेक करेंसी में फंसाए हैं, ये पक्का आपका टेररिस्ट लिंक होगा। क्यों? इंडिया तो हमेशा ही बोलता है पाकिस्तान को कि टेरर का बात है। हकीकत में बात है, ओसामा बिन लादेन मिलता भी है तो कहाँ मिलता है? पाकिस्तान की धरती में ही मिलता है। मिल रहा है, इसका मतलब क्या, स्टेट स्पॉन्सर है वो, है ना। किसी स्टेट में अनवांटेड आदमी मिल गया तो इसका मतलब क्या कि स्टेट तो जान ही रहा है सब चीज़, स्टेट को सब पता रहता है। मेरे घर में कोई चोर छुपेगा, हमको नहीं पता रहेगा? वो भी इंटरनेशनल लेवल का, जो पूरे ऊपर में ही डिक्लेयर हो गया कि सबसे वांटेड है, टॉप नंबर पे। देखिए अर्ली 20th सेंचुरी, देखिए इसमें हम बताए थे ना 2001 में हमारे पार्लियामेंट पे हमला हो गया था। सब्सिक्वेंटली लार्जेस्ट मिलिट्री मोबिलाइजेशन, उसके बाद हम लोग क्या किए, इसके बाद तुरंत इंडिया ने मोबिलाइज कर दिया अपना LOC पे। क्यों? तैनात होना होगा ना, इतना बड़ा संसद पे अटैक हो गया। संसद पे अटैक होना मतलब समझते हो, पूरा इंडिया पे अटैक हो गया। तुम्हारा अरे संसद लॉ बना रहा है यार इंडिया के लिए, और तुम प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है तुम्हारा, यहाँ पे पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, उसी पे जाकर आक्रमण कर दिया। ये तो बहुत शर्म की बात है ना। तो तुरंत मोबिलाइजेशन हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल में, वही हैवी मिलिटराइजेशन हुआ है। देखो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, सॉफ्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी क्या किए, पाकिस्तान गए थे, सार्क समिट में 2004 में बताए हैं हम, और डिप्लोमेट्स को फुली फिर से स्ट्रेंथ बुलाया गया 100 पे, यानी कि इंडिया में भी 100 होगा, उधर भी 100 होगा। उससे पहले रिलेशन खराब था, हालांकि अटल जी के बाद भी रिलेशन फिर खराब ही हो गया। अटल जी ने कोशिश किया था रिवाइव करने को। ये सब आपको पूछेगा इंटरनेशनल रिलेशन का क्रोनोलॉजी में, या नहीं भी पूछेगा तो आप कोट कर सकते हैं इस चीज़ को। अब देखिए मगर क्या हुआ, टोटल डाउन साइड इन द रिलेशन। वही 2019 का पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, याद है, और उसके बाद आर्टिकल 370 हटा है, तो सबसे बड़ा किसको धक्का पहुंचा है? पाकिस्तान को। क्यों? पाकिस्तान भी तो कश्मीर को अपना करता है, बोलता है कि मेरा अखंड का भी कश्मीर है, ये इंडिया का पार्ट नहीं है, हरी सिंह हमको दिए थे। ऐसा तो कुछ बात नहीं, हरी सिंह तो इंडिया का पार्ट था, इंडिया को दे रहे थे। वो तो मिलिट्री मोबिलाइजेशन पहले ही कर दिया था पाकिस्तान ने, जो कि हम आप लोगों को बताएंगे। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस इंसिडेंट हुआ था, विल टॉक इन मॉडर्न इंडिया। तो बात समझे, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटना, फिर बालाकोट स्ट्राइक होना, ठीक है। ये क्या है कि जितने भी ट्रेड थे, जितने भी रिलेशन थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, आस्ते आस्ते ख़त्म होना शुरू हो गया, ठीक है। और मिशन भी तुम्हारा डाउनग्रेड हो गया हाई कमिश्नर में। दोनों कंट्री अभी तक बात नहीं किया है 2015 के बाद, ठीक है। जितने भी स्पोर्टिंग कल्चरल एक्सचेंज था सभी खत्म, वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, देख लीजिए, ठीक है। और ये क्या है आपका MFN, क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन, जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दिया जाता है किसी दूसरे कंट्री को, वो भी हम स्नैप कर लिए। हाँ, पाकिस्तान को ले लिए, छीन लिए। हम पाकिस्तान को दिए थे मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस। देखो बाबू, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस मतलब क्या है कि आप ट्रेड बैरियर नहीं लगाएंगे, ठीक है, फ्री फ्लो होगा। वो हम ले लिए, स्नैच कर लिए बालाकोट स्ट्राइक के बाद, ठीक है। और साथ बस एक ही एक्सेप्शनल है करतारपुर का, करतारपुर कॉरिडोर 2019 में सक्सेसफुल रहा, ये बस एक्सेप्शनल केस है। क्यों? क्योंकि सिख का एस्पिरेंट की बात है ये। क्यों? करतारपुर सिखिज्म अपना लंबा कालखंड
कौन जी है यहाँ पे? गुरु नानक जी हैं, अब फाउंडर है, तो कौन भूल सकता है। तो सिख के एस्पिरेशन को रखते हुए पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों ही अपना बुद्धि लगाया है, और पाकिस्तान ने, स्पेशली पाकिस्तान को तुम श्रेय देना चाहोगे यहाँ पे कि एज अ सॉफ्ट पावर उसने भी वर्ल्ड को, देखे नहीं, वर्ल्ड का मीडिया बहुत बुला लिया था वहाँ पे कि देखो भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं। वो बहुत चालाक है, पाकिस्तान काम छोटा करता है, बात बड़ा बड़ा करता है, समझे ना। और कोविड-19 का ले लीजिए ना, कोविड-19 के बीच में भी कोई समझौता नहीं हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बहुत एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकता था। वही देखिए एग्जैक्टली यही दिया गया है कि इवन ऑन नॉन कंटेंशियस इशू सच एज कोऑपरेटिंग ऑन द कोरोना वायरस पेंडेमिक और कोलैबोरेटिंग अगेंस्ट रिसेंट लोकस्ट इन्वेजन बताए थे ना, दोनों कंट्री में याद है, राजस्थान का और इधर का एरिया, दोनों में अपना अपना ऑफिस था, देखने के लिए इनपुट शेयर करते थे कि कितना है आपके पास, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, शेयर करते थे, उसमें भी शेयर खत्म, और कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है दोनों के बीच में। बात समझ में आया ना। तो इतना ज़्यादा खाई है पाकिस्तान के साथ हमारा, आजाद समझ गए बात को। तो वेदर इट इज़ इंडो चाइना और इंडो पाकिस्तान, बोला कि यदि इंडो चाइना का बात हो या फिर दोनों समझ गए, इंडो चाइना भी समझ गए, इससे पहले इंडो पाकिस्तान का बात हो, यहाँ पे 2-3 चीज़ की बहुत आवश्यकता है। पहला आवश्यकता है नेशनल कॉन्शियसनेस, यानी कि एक स्वर में बात करना। यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखो तुम्हारे ये जो शरद पवार है कितने बढ़िया हैं। शरद पवार क्या बोले हैं कि इस तरह कांग्रेस को नहीं देना चाहिए भाषणबाजी, अभी सबको सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पहले वो शरद पवार, जानते हो शरद पवार, कम मत आंकना, शरद पवार लोगों का वो पॉलिटिशियन है, वो नीचे ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए पॉलिटिशियन है वो। अभी भी हालांकि पैरालिसिस हो गया उनका मुंह, अभी भी जो होल्ड है राजनीति पे गजब होल्ड है, माने ना राज्यसभा के मेंबर। डिफेंस कोई डिफेंस मिनिस्टर रहा है इस कंट्री का, इसका मतलब कुछ बात तो होगा उसमें, और डिफेंस पे बात जरूर करेंगे। तो यही बोला जा रहा है, यही चीज़ होना चाहिए। देखिए द ग्रेट स्ट्रेंथ बिहाइंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फॉर सेवरल डिकेड इज इट्स ब्रॉड नेशनल कॉन्शियस इट हैज़ इंजॉयड, ठीक है। सबका क्या रहा, एक सहमति रहा। इट गेव कंटिन्यूटी एंड कोहेरेंस, ठीक है, कंटिन्यूटी देता है। देयर हैज़ बीन अ जनरल एक्नॉलेजमेंट दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल परसुएशन सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव अपहेल्ड इंडियाज इंटरेस्ट फॉर्मली एंड जुडिशियली। बोला कि आइडियोलॉजिकल लाइन पे आपका डिफरेंस हो सकता है, मगर हर एक गवर्नमेंट ने हमेशा प्रयास किया है कि नेशनल लेवल पे एक सुर पे बात करने का, जो कि बहुत ज़रूरी है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स शुड नॉट बी डिट्रीमेंटल टू द कोहेसिव फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो आपका डोमेस्टिक पॉलिसी है, स्टेट लेवल का पॉलिसी है, रीजनल पॉलिसी है, वो इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ऊपर। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है बाहर का, उस पर अटैक वो नहीं होना चाहिए, हावी नहीं पड़ना चाहिए। डू नॉट जज द हिस्ट्री थ्रू द प्रिज्म ऑफ द प्रेजेंट, आप पास्ट को अभी के चश्मा से मत देखो, ठीक है, यही है प्रिज्म, मतलब अभी के चश्मा से मत देखो। लिखने का तरीका है, ऑथर का कॉनोटेशन है, ठीक है। द फियर ऑफ बीइंग प्रूव्ड रॉन्ग मे पैरालाइज डिप्लोमेसी, ठीक है। यदि सोचिएगा कि गलत हो गए तो हो सकता है कि आपका डिप्लोमेसी फेल कर जाए, तो आपको हर समय हर संभव प्रयास करना चाहिए डिप्लोमेसी का। डिप्लोमेसी छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लड़ाई झगड़ा करके क्या होता है, कोई फायदा होता है? किसी से लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, हम मेरा भी तो खून निकलेगा, है ना। बात समझौता ही सबसे उत्तम ढंग है, इसलिए गांधी जी का प्रिंसिपल जरूरी है। One should always have a historical perspective when formulating the policy so that we learn from the what turned out to be correct decision and what turned out to be errors of judgment। हम लोग को हमेशा अपना पॉलिसी बनाते वक्त हम लोग को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए और जहन में इस तरह पॉलिसी बनाए ताकि कोई दिक्कत ना हो आने वाले समय में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पास्ट से पता चलता है ना कि पास्ट में आपने क्या मिस्टेक्स किया था, उस हिसाब से आप पॉलिसी को नहीं बनाओगे। तो यही है कि डू नॉट जज द हिस्ट्री थ्रू द प्रेजेंट प्रिज्म, यानी कि जो चीज़ पहले बीता है वो बीता है, ठीक है। अभी का आपका जो इनोवेशंस होना चाहिए, अभी का आपका प्रोग्राम एंड पॉलिसीज होना चाहिए, वो फ्रेश लुक में हो मगर पास्ट को देखते हुए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये मैंने 2 एडिटोरियल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब हम लोग के पास लास्ट एडिटोरियल बचा हुआ है। फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है देन यू कैन आस्क मी, कोई दिक्कत है, पूछना है?
हाँ योग से ईस्ट में है। हाँ और गलवान जो रिवर है उसके वेस्ट में। बिल्कुल 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 ठीक है, वो मैप देख लीजिएगा एक दो बार और। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। देख जिनजियांग प्रांत जो है सर, जो बिल्कुल अक्साई चीन वाला रीजन, हाँ ठीक है, ये वाला रीजन ठीक है, इधर जिनजियांग प्रांत है, तिब्बत बुलाया गया। हाँ हाँ ये वाला ठीक है, ये वाला रीजन आ जाएगा। हाँ उइगर मुस्लिम, ये बहुत बड़ा है एक्चुअली, बहुत बड़ा है। ये मुस्लिम बोले कुछ नहीं सुनता। नहीं कुछ नहीं, तो उड़ाया था ये यहाँ जो हाँ हाँ आराम से धड़ल्ले से उड़ाता है लोग को, कोई नहीं है ठीक है ना। इंडिया में ही मुस्लिम लोग करते हैं, मगर उसमें मुस्लिम बेचारे को कोई गलती नहीं है। क्यों? अपना कल्चर फॉलो करने का सबको अधिकार है ना जी। मगर कंट्री वैसा नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है। चलिए लास्ट ये आपका एडिटोरियल है जो हिंदू में आया था 1 मई को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंडेमिक पैटर्न पुल, देखिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी, बहुत बेजोड़ आर्टिकल है ये, पढ़ते वक्त हमको बहुत मज़ा आया था। इसलिए मज़ेदार है कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि देखिए मैं पहले आपको थोड़ा सा एक लाइन खींच दूँ, ठीक है, अभी पढ़ना नहीं है, अभी समझना है चीज़ों को किस तरह इंटरनेशनल स्फीयर में, ठीक है, सिनारियो में किस तरह पेटेंट राइट्स का काम होता है। देखो कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लो कि किसी को कैंसर है तो क्या रिसर्च चलेगा इसके ऊपर कंट्री टू कंट्री। मान लो कि एक कंट्री में, ठीक है, लेट से यूएस में क्या किया कि कैंसर से रिलेटेड दवाई बना लिया, ठीक है, तो उसके बाद उसके पास वो राइट 20 साल के लिए रहेगा, बात समझे, 20 ईयर्स के लिए रहता है। अब वो 20 ईयर्स क्या है कि अपने पास उसका एक्सक्लूसिव राइट है, वो चाहेगा तो दूसरे को बेच सकता है बाय चार्जिंग रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब क्या है कि आपको कुछ पे करना होगा। अब जब हम एक्स कंपनी यूएस का हम इतना कैंसर जो इतना बड़ा डिजीज़ है उससे रिलेटेड बना लिए, तो रॉयल्टी टेस्ट तो हम बहुत ज़्यादा लेंगे, रॉयल्टी जो फीस होगा बहुत ज़्यादा लेंगे। अब जो मार्केट में दवाई पहुंचेगा तो बहुत महंगा दवाई हो जाएगा, है ना, एक खुराक लेने में 10,000 लग रहा है, 20,000 लग रहा है। तो जो मिडिल क्लास होंगे, मिडिल कंट्रीज जो होंगे और लो कंट्रीज होंगे, जैसे डेवलपिंग कंट्री इंडिया हो गया और अफ्रीका जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, क्या अफोर्ड कर पाएंगे उस दवाई को? नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं है वहाँ पर उतना। तो इसके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, बात समझे ना, इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तब वहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है पेटेंट पूल, जिसको बोलते हैं पेटेंट पूल। उस पेटेंट को पूल कर लेना, क्यों? मान लीजिए कि हेल्थ इमरजेंसी है, समझे ना, हेल्थ इमरजेंसी, जैसे कोविड-19 देख लीजिए ना, कोविड-19 अभी क्लासिकल एग्जांपल है। कोविड-19 है, मान लो कि यहाँ पे यूएस वाले का कोई कंपनी ने क्या किया कि इसके लिए वैक्सीन बना लिया कोविड-19 के लिए, ठीक है, और ये बोल दिया कि मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, 20 साल तक हम किसी को देगा ही नहीं। क्राइसिस में आ जाएगा वर्ल्ड, क्योंकि हर एक कंट्री को चाहिए कोविड-19 का दवाई, और यहाँ पे यूएस वाला कंपनी बोले कि नहीं हमको ही रखना है, तो दिक्कत हो जाएगा। यानी कि इसके लिए इंटरनेशनल कोई रूल होना चाहिए कि जहाँ पे इस तरह का बात ना हो। यही रूल को गवर्न करते हैं पेटेंट पूल, यानी कि वो पेटेंट को पूल कर लिया जाएगा। और कैसे पूल किया जाएगा? कुछ रॉयल्टी को रॉयल्टी आपको देना होगा, रॉयल्टी तो आपको देना होगा, मगर ये रॉयल्टी उतना ज़्यादा नहीं है जितना वो लेने वाला था। इसलिए इंटरनेशनल लॉज क्यों बने हैं? ताकि पूरा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट कर सके उस चीज़ को। दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट में, यानी कि इंटरनेशनल बॉडी पे भी एक लॉ बनता है जिसको बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है कि देखिएगा कि जब बहुत दिक्कत हो गया, बहुत इमरजेंसी क्राइसिस हो गया, तो उस समय कोई पेटेंट्स का बात नहीं होगा, आप अपना कंट्री में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर सकते हैं। और खुशी का बात है कि इंडिया में भी आपका कंपल्सरी लाइसेंसिंग इंडिया में भी लॉ है। तो देखेगा इंडिया का दिमाग गर्म होगा कि कोविड-19 का मेरा वैक्सीन नहीं दे रहा है, तो इंडिया अपने लॉ को इन्वोक कर देगा और वो वैक्सीन बनाना शुरू कर देगा। नहीं, यही तो खूबसूरती बात है ना, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का बात है। खत्म होगा नहीं होगा हम नहीं जानते हैं, 20 साल तक हम वेट नहीं करने वाले, लोग मर रहा है यहाँ पे। तो क्या बोले हम, दो तरीका है इस चीज़ से पार करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, पेटेंट्स को पार करने के लिए। एक तरीका क्या है कि इंटरनेशनल बनता है जहाँ पे आप पेटेंट को पूल कर सकते हैं, और रॉयल्टी, आपको रॉयल्टी फी देना होगा, मगर उतना नहीं देना होगा जितना ये कंपनी एक्स कंपनी बोल रहा था कि हमको दो। एक तरीका ये हो गया, ये भी आपका हेल्थ क्राइसिस के टाइम में है। दूसरा ये कि जिस कंट्री के पास यदि कंपल्सरी लाइसेंसिंग अपना लॉ में है, वो क्या कर सकता है
देखेगा कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस हुआ तो बनाना शुरू कर सकता है, मोनोपोली शुरू कर सकता है वहाँ पे। तो यही चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, एग्जैक्टली यही सब चीज़ आएगा। ठीक है, देखो नहीं लॉ है मेरे पास ना, मेरे पार्लियामेंट में लॉ है, इंडिया के पास लॉ है, लॉ होना चाहिए आपके पार्लियामेंट। आपका पार्लियामेंट क्या समझ रहे हैं, पार्लियामेंट छोटा मोटा चीज़ है। यदि आपका यूएस का कोई लॉ इंडिया का पार्लियामेंट में बेकार हो जाएगा तो फिर नहीं माना जाएगा उसको। कहने का मतलब है कि आपका अपना लॉ है ना, प्रजातंत्र हैं आप, और यदि कोई चीज़ इंप्लीमेंट करना है तो आपको पहले लॉ बनाना होगा। सॉवरेन है, हाँ ठीक है ना। बाहर का भी बहुत सारा चीज़ हम अपना लॉ बना सकते हैं, ठीक है ना, मामूली बात नहीं है। यहाँ पे कंट्री चलाने की बात है, इसलिए पावर पार्लियामेंट का सुप्रीम है। देखो जो पढ़ने वाले हम लोग हैं, पेंडेमिक पैटर्न पूल, ये कहाँ है आपका, जीएस पेपर 3, पेपर तुरंत जाना विजिट करना है। अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बोले है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड ये आपका क्या है, एक एडिटोरियल है जो कि बहुत बढ़िया से दिया गया है हिंदू पेपर में फर्स्ट में। ओके लेट्स प्रोसीड। देखिए ये पेटेंट पूल्स का आगाज कहाँ से हुआ था, इसका हिस्ट्री क्या है। पहले तो पेटेंट पूल्स का कोई बातें नहीं था, माँ क्या आगाज, देखिए इसका भी लंबा हिस्ट्री है, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, मज़ा आ जाएगा। अक्टूबर 24, 1856 को पहली बार यूएस की हिस्ट्री में पेटेंट पूल हुआ था, ठीक है। ये एल्बेनी एग्रीमेंट के थ्रू हुआ था। इसमें क्या है कि जो स्विंग मशीन है, स्विंग मशीन समझ रहे हैं ना, धागा बुनने वाला जो मशीन होता है, इसका पेटेंट राइट्स को क्या किए, हम पूल कर लिए। हाँ क्या चरखा बोले, हाँ स्पिन, ठीक है। तो क्या किए, दिस वाज इन रिस्पॉन्स टू द स्विंग मशीन वार विथ 9 पेटेंट्स पुल्ड टुगेदर ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्विंग मशीन। यानी कि स्विंग मशीन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम क्या किए कि 9 टाइप्स का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी के था, उसको हम छीन लिए। जाओ हम बनाएंगे, क्या करोगे तुम, हम बनाएंगे। तो पहली बार जो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था 1856 से हुआ था। 1856 में इंडिया में कुछ हो रहा है, अब बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है 1857 का, ठीक है ना, समझ लीजिए। यानी कि वर्ल्ड देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है टेक्नोलॉजी में, और इंडिया क्या है, मुगल को अभी बैठाने वाले हैं समझ रहे हैं। तो इंडिया कितना पीछे चल रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो अब पेटेंट पूल्स वर यूज टू सॉल्व सेवरल प्रॉब्लम्स, यानी कि वर्ल्ड वार के टाइम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पेटेंट को पूल कर लिए, छीन लिए पेटेंट को दूसरे का। कंपनी को हम वर्चस्व नहीं दे रहे हैं, हम छीन ले रहे हैं। कैसे एग्जांपल देखो, प्लेन को बनाया गया वर्ल्ड वार 1 के बाद, देखे ना ये प्लेन का युद्ध था। हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड वार और वर्ल्ड वार 2 उसमें क्या क्या चीज़ हुआ है, नया नया क्या क्या। वर्ल्ड वार 2 तो पूरी तरह से आपका स्पेस वार था, पूरे स्पेस में वार किया गया। हिरोशिमा नागासाकी पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर चला था सेकेंड वर्ल्ड वार, समझे ना। और उसी पे तो दबदबा दिखा यूएस का, तभी तो दबदबा दिखा, तभी तो यूएस ने लात मार के यूके को पीछे किया है और चुप कराया है। शांत रहो, हो गया, बहुत तुमने लूट लिया, शांत रहो, बैठेगा शांति से, अब हम झंडा गाड़ेंगे, निकल गया आगे। इस तरह लिटरली लिखा गया है, लिटरेचर में लिखा गया है इस चीज़ को जो हम बोल रहे हैं आपको। हाँ शांत रहो, ये आपका शांत रहने वाला पावर पता है, यहीं से पता चल गया था। यही जो हम बोले थे ना स्विस कैनाल का इशू याद है तुमको, ये स्विस कैनाल में ही शांत करवा दिया था उसको, यूके को औकात दिला दिया था यूएस ने। वो तो पहली बात है, 1851 का पहला लिंक है जो बनाया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश को ले जाना है गुड्स वहाँ से, हाँ। मगर जो औकात दिखाया गया है वो वर्ल्ड वार के आसपास ही औकात दिखाया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास ही। किसने? यूएस ने। क्यों? क्योंकि यूएस का एग्रीमेंट था और उसका वायलेशन कर दिया यूरोपियन पावर ने, घुसा गया यूएस। कर क्या रहा है भाई, वहीं पे अंदाजा हो गया कि यूएस का वोकल बढ़ रहा है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो प्रमाण ही हो गया कि यूएस सबसे आगे निकल चुका है, और अलॉन्ग विथ यूएसएसआर भी इधर से हेट कर रहा है। और 1991 में क्या हुआ, बस लंबा दशक तक यूएस आगे रह गया, सुप्रीम पावर। और अभी 2014 या 15 के बाद यूएस को टक्कर देने के लिए कौन आया? चाइना, ठीक है ना। रसिया बहुत पीछे हो चुका है, ठीक है। 1991 के बाद पीछे के स्टेज में चला गया। देखो 90s, 2000 और 2010, यानी कि लगभग 25 साल तक अकेले इस कंट्री पे, इस वर्ल्ड पे कोई राज किया है। इसको बोलते थे यूनिपोलर वर्ल्ड, वो यूएस ने किया है। मगर अभी क्या हुआ, रिसेंट एक्टिविटीज देख रहे हो चाइना का, चाइना चाह रहा है बार बार टक्कर देना यूएस को, और ये यूएस को का बारा नहीं,
और अभी डोनाल्ड ट्रंप की जगह कोई दूसरा प्रेसिडेंट होता तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया से चाइना को सबक सिखाया जा सकता था। और अभी के टाइम में यदि बैरक ओबामा रहते तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल फ़ायदा होता, इंडिया को भी फ़ायदा होता और आपका यूएस सिटीजन को भी फ़ायदा। यूएस में लोग खुद हंसते हैं और खुद सर पीट रहे हैं कि किसको बना दिए। ठीक है ना, ये रियलिटी है आपका, देख लीजिएगा यूट्यूब पे। देखो तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, अब नहीं आना चाहिए। अब आया तो सोचिए, नहीं अब नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए। वो तो कोशिश करेगा। दूसरा देखिए, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में भी पेटेंट राइट्स को पुल किया गया था। मोबाइल फ़ोन्स क्यों, इसमें भी आपका पेटेंट राइट्स हो जाएगा ना मोबाइल फ़ोन में। इसको ख़त्म करने के लिए पेटेंट पुल ज़बरदस्ती करवाया गया था। और हाँ, रिसेंट में देखा गया है कि HIV एड्स से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है उसको भी लोगों तक पहुंचाने के लिए पेटेंट पुल करवाया गया था। तो हिस्ट्री गवाह है इस चीज़ का। अब देखते कि मेडिसिन पेटेंट पुल होता क्या है। ये इनिशिएटिव है किसका, UN का इनिशिएटिव। UN समझते हो, जो सबसे ऊपर सुप्रीम है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बना था, उसके बाद बना था। तो यूनाइटेड नेशंस लेड इनिशिएटिव मिशन ये क्या कहता है, ये मिशन कोशिश करता है कि हेल्थ को सुधारने के लिए। कैसे, पेटेंट्स इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज। ठीक है, यानी कि मिडल इनकम कंट्रीज और जो लोअर कंट्रीज है, यानी अंडर डेवलप कंट्रीज है, उसमें तो पैसा है ही नहीं, वहाँ तक आपको हेल्थ सर्विस पहुँचाना होगा। कैसे पहुँचाइएगा, पेटेंट खत्म करिएगा तभी ना पहुँचेगा जी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ज़रूरी है, सेफ ज़रूरी है। ठीक है, और आप क्या कंफर्टेबल हेल्थ प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं वहाँ पे, समझ गए। दूसरा क्या है कि जो मेडिसिन पेटेंट पूल है वो क्या कर रहा है, ऑपरेट एज अ नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी लाइसेंसिंग मैकेनिज्म। वो आपका एक मैकेनिज्म, लाइसेंसिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके इनोवेशंस को प्रचार किया जाता है। यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को बुला के, क्योंकि जितना दवाई बनाने वाला इंडस्ट्री होगा और जितना पेटेंट पूल पे काम करेगा उतना ही ज़्यादा बनेगा, जितना ही दवाई फैक्ट्री में दवाई बनेगा उतना ही लोगों के पास पहुँचेगा। यानी कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रिजल्ट क्या है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या है, उसका बढ़ रहा है। तो वही बोला जा रहा है, आप समझो बात को, कि MPP ऑपरेट्स एज अ नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी लाइसेंस मैकेनिज्म। यानी कि MPP क्या करता है कि वॉलंटरी लाइसेंसिंग मैकेनिज्म देता है, ठीक है, थ्रू पार्टनरशिप्स विथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को वो पेटेंट पूल देता है, लिटरली पूल देता है, ताकि क्या कर सके, वो इनोवेशन कर सके, बना सके उस मेडिसिन को। ठीक है, इट मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द डीलिंग विद ओनली नॉट एक्सेस टू मेडिसिन बट ऑल्सो सपोर्टेड ट्रांसपेरेंसी इन लाइसेंस एग्रीमेंट बाय पब्लिशिंग द सेम ऑनलाइन। इसका मतलब क्या है कि केवल मेडिसिन तक ही उसको प्रभाव नहीं डालता है पहुंचने में। ठीक है, साथ साथ ये आपका क्या करता है, लाइसेंस एग्रीमेंट भी देता है। ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी भी हो कि कितना में कितना दिया गया है, कितना पैसा में आपको रॉयल्टी फी दिया गया है, हर एक चीज़ को मेंटेन करता है। यानी कि ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और कहीं ना कहीं पेटेंट पूल करने में बहुत हेल्प कर रहा है, जिसके वजह से जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, उसको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्यों, इससे क्या हो रहा है, हेल्थ सिस्टम पे जो गरीब देश है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ, किसके अगेंस्ट में, हाँ पेटेंट, हाँ बिल्कुल उसके अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो महंगा हो जाएगा ना जी। एक्सपीरियंस देखो, अब क्या बोला है कि जो एक्सपीरियंस है मेडिसिन पेटेंट पूल का, जिसमें हम लोग HIV ड्रग्स को लिए थे, बताए थे ना, एक रिसेंट एग्जांपल है अभी का, अभी जस्ट ऊपर ही बताए थे। ठीक है, मार्च 2020 में MPP एक्सटेंडेड इट्स स्कोप टू इंक्लूड एनी हेल्थ टेक्नोलॉजी दैट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल रिस्पॉन्स टू कोविड। देखो MPP ने बोला है, MPP ने बोला कि कोविड-19 के लिए भी हम काम करेंगे। ठीक है, और कोई इस तरह पेटेंट्स बना ले तो उस पर भी हम काम करेंगे। ठीक है, यानी कि हम उसका मोनोपोली लेने नहीं देंगे किसी कंट्री को। अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है। किसके लिए, स्पेशली अंडर डेवलप कंट्री और मिडिल कंट्रीज़ के लिए, जिसके पास पैसा कम है खरीदने के लिए। तो देखिए पेटेंट पूल होता क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए, हालांकि हम बता चुके हैं, समझिए। इट इज़ अ क्रिएशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ पेटेंट राइट्स फॉर द कॉमन पब्लिक गुड। ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप पेटेंट राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मगर कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फॉर द कॉमन पब्लिक गुड्स, सब पब्लिक गुड्स के साथ। क्यों, यदि वो एक्स कंपनी के हाथे में रह जाता है तो कॉमन गुड्स, कॉमन पीपल के लिए कौन देखता है, वो तो किसी सेलेक्टिव आदमी के लिए देख रहा है जो पैसा उसको खरीद पा रहा है। तो कॉमन आदमी के लिए कैसे देखा जा रहा है, जब उसको पूल कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं तो क्या अफोर्डेबल हो जा रहा है, अफोर्डेबल हो जा रहा है, कॉमन आदमी भी ले रहा है। देखो आप निसी प्लस कोई भी खरीद सकता है, क्रोसिन कोई भी खरीद सकता है, और यही बोल दें कि 10,000 में मिलेगा एक टैबलेट, तो अफोर्डेबल है नहीं है।
एग्जैक्टली यही चीज़ है। दूसरा देखो, इनोवेशन शुड बी मेड पब्लिक इन एक्सचेंज फॉर लिमिटेड मोनोपोली। मोनोपोली हो मतलब लिमिटेड हो, अभी तो रॉयल्टी फी तो देते हैं ना अभी भी आप, तो यानी कि मोनोपोली एकदम लिमिटेड हो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। इट सपोर्ट्स, ये सपोर्ट क्या करता है आपका पेटेंट पूल, क्या सपोर्ट्स करता है? ग्रेटर इनोवेशन, कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिमूव्स बॉटलनेक्स इन पेटेंट रिजीम्स एंड हैसन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी काफ़ी प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आते हैं, जुड़ते हैं इससे, वहाँ पे रिसर्च होगा और मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा ताकि डाउन टू अर्थ पीपल को भी ये पहुँच सके। दूसरा क्या है? जो भी बॉटलनेक्स है, बॉटलनेक्स मतलब क्या था? जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी खाई है, ठीक है, उसको दूर करेगा और जो डेवलपमेंट, जो प्रोडक्ट में बनना चाहिए, जो मेडिसिन बनना चाहिए, उसमें हैसन होगा। हैसन मतलब क्या? एनहांस होगा, तेजी से गति लाएगा, ठीक है, हैसन, ठीक है। दिस आर यूजुअली मैनेज बाय सेंट्रल एजेंसी। और जो पेटेंट पूल है ये कौन मैनेज करेगा? सेंट्रल एजेंसी मैनेज करेगा। पेटेंट पूल्स आर यूजुअली इफेक्टिव एग्रीगेटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड लाइसेंसिंग पेटेंट। और इसलिए बोला जा रहा है कि जो पेटेंट पूल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सेंट्रल एजेंसी करेगा। क्या इंपॉर्टेंट है? किस तरह एग्रीगेट किया जाए, किस तरह एडमिनिस्टर किया जाए, समझे ना, और किस तरह लाइसेंस को प्रोवाइड किया जाए। मतलब जब लाइसेंस प्रोवाइड करेगा तो थोड़ा सा रॉयल्टी तो लेगा, क्यों? जरूरी है, कंपनी को देना तो है ना। कंपनी का पूरी तरह से आप इनोवेशन को मार नहीं सकते हैं, उसका रात भर का तपस्या है, 24/7 का तपस्या है। दूसरा देखो, देयर मे बी सम रॉयल्टी, बोले ना हम आपको, रेट्स पेबल फॉर सच लाइसेंसेस। जो लाइसेंसेस मिलेगा, लाइसेंसिंग मिलेगा, उसके लिए कुछ रॉयल्टी आपको पे करने होंगे। एनीवन हु विशेस टू ऑब्टेन अ लाइसेंस विल बी एबल टू अप्रोच द पूल। अब जिसको लाइसेंस चाहिए है ना बनाने के लिए, वो जाए सेंट्रल एजेंसी के पास, बोला कि सर हम चाहते हैं लाइसेंस, ठीक है, इतना पैसा दे दो, हम ये कंपनी को दे देंगे, ठीक है, ले जाओ, ठीक है। आप फिर उसके बाद टर्म से एग्री हो गए और उसके बाद आपने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, समझ गया ना, और गरीबों को फायदा होना शुरू हो गया, ठीक है। लास्ट वन, अब देखो, बोले ना, अब ये दो सिचुएशन है। अब ये दो सिचुएशन क्या है कि व्हाट वाज द प्रपोजल इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। जो इस बार का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो असेंबली हुआ था, इसी में बने थे हर्षवर्धन, हाँ हाँ, इंडिया बने थे, इसी में तुम्हारा वो बने थे, चेयरमैन बने थे, यही तुम्हारा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का है। इसमें क्या है कि इन द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली विच इंडिया अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यही है, क्यों? हर्षवर्धन थे, उस वही चेयरमैनशिप किए हैं। कोस्टारिका, कोस्टारिका कंट्री का नाम है, कहाँ पे है कोस्टारिका? हाँ, कोस्टारिका कहाँ पे? यहाँ होगा, ठीक है, हाँ सही बोला। देखो दिख रहा है तुम लोग को कोमल? अब चश्मा है ना कोमल? देखो कोस्टारिका क्या बोला है कि पुलिंग ऑफ राइट्स टू डील विद द पैंडेमिक थ्रू फ्री और मिनिमल अफोर्डेबल लाइसेंसिंग। एक कोस्टारिका क्या बोला कि आप यदि कोविड-19 का वैक्सीन बनता है तो इसको पेटेंट पुल करना बहुत ज़रूरी है, क्यों? ताकि वो मिनिमल हो सके, है ना, और अफोर्ड कर पाए लाइसेंस को। देखिए, एक बताया ना कि समझ गए कि इंटरनेशनल लेवल पे पेटेंट पुल हो सकता है। अब दूसरा क्या कि इफ नॉट पेटेंट पुल, यदि पेटेंट को पुल नहीं किया जाएगा तो क्या कोई दूसरा अल्टरनेटिव है? तो बिल्कुल है, क्यों? WTO वर्ल्ड क्या है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक आपका प्रोविजन है जिसको बोलते हैं ट्रिप्स। सिविल सर्विस को बार बार पूछता है, मज़ा आता है सिविल सर्विस को पूछने में ये, क्योंकि बार बार करंट अफेयर्स में चलता है ये, है ना रामानंद जी? सहमत है इस बात से? पूछा है, हम फेस किए, हम इसका आंसर दिए हैं। हाँ, बनाए रखना। तो ये नहीं, मगर ये प्रोविजन आपका अलग है WTO में, ये वो अलग है, वो आपका क्या है, सेंट्रल एजेंसी वाला वो अलग है, UN लेड मिशन है पेटेंट पुल्स, ये बिल्कुल अलग है, ये WTO का पार्ट है। WTO एंड UN इज डिफरेंट थिंग, समझे ना, डिफरेंट है। मगर WTO में बात आता है ट्रिप्स का। ट्रिप्स क्या है? वही ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजिम, ठीक है। ये क्या करती है आपको? ये आपको करती है अलाउज कंट्रीज टू ग्रांट कंपलसरी लाइसेंस टू कंपनीज टू प्रोड्यूस अ पेटेंट्स प्रोड्यूस एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी। ये ग्रांट करती है, ट्रिप्स ग्रांट करती है कि इमरजेंसी के टाइम में क्राइसिस आ जाए, पेटेंट पुल नहीं हो रहा है, कोई कंपनी दबदबा बना के रखा हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम पे, तो आप अपने कंट्री में धड़ल्ले से प्रोडक्शन कर सकते हो, क्यों? क्राइसिस सिचुएशन है। और खुशी का बात यह है कि इंडिया के पास भी ये प्रोविज़न है अपने लॉ में कंपलसरी लाइसेंसिंग का। बात समझे? तो इंडिया कर सकता है, कोविड-19 आया और यहाँ पेटेंट पुल नहीं हो रहा है और लोग एक्स कंपनी देना नहीं चाह रहे, तो इंडिया अपना लॉ को इन्वोक कर देगा,
इन्वॉक करके एकदम आराम से बनाएगा बैठ के। समझे बात को?